हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ पर थे उससे आगे बढ़ेंगे आज। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था कि जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के क्या कारण थे कि वो युद्ध हुआ था, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था विस्तार से। उसमें हम लोगों ने बातचीत किया था कि किसी कारण से जो अंग्रेज थे मराठों के साथ फंसे हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेज वहां पर भी फंसे हुए थे 1775 से 1782 तक। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, अंग्रेज वहां पर फंसे हुए थे। और अमेरिका में अंग्रेजों का विरोध हो रहा था। अमेरिका पर ब्रिटेन वालों का कब्जा था। तो अमेरिका वाले भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कुछ 1775 से 1783 के आसपास तक कुछ ऐसे चला था। तो अंग्रेज वहां पर भी फंसे हुए थे। और जो यूरोपीय कंपनियां थी, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, ये सब, इन लोगों ने भी जो है ब्रिटेन वालों का विरोध करना शुरू किया था कि सब हर जगह पर तुम्हारा ही साम्राज्य होगा, हमारा साम्राज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से अंग्रेज जो थे ब्रिटेन वाले अमेरिका में, यूरोप में, भारत में चारों तरफ से घिर गए थे। भारत में भी मराठों के साथ उनका युद्ध चल रहा था, मैसूर के साथ तो चल ही रहा था। तो इस तरीके से अंग्रेज, अगर देखा जाए तो एक साथ कई मोर्चे पर अंग्रेज फंसे हुए थे। तो बातचीत के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर लिया था क्या क्या कारण थे। और पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो उसमें उसमें जो संधि हुई थी, समझौता हुआ था कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होगा मैसूर पर या फिर अंग्रेजों के ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इस हिसाब से ऐसे ही जब मराठों ने जब हमला किया था मैसूर के ऊपर, तो उसको हैदर अली को पता था कि मराठों से फिर युद्ध होगा, इसीलिए हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ ये समझौता किया था कि बाहरी आक्रमण के दौरान हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। तो इसी बीच क्या हुआ था, मराठों ने मैसूर पर हमला किया था और अंग्रेजों ने मैसूर की हैदर अली की मदद नहीं की थी। अंग्रेजों ने कहा कि भैया चलो अच्छा है, अगर ये लोग आपस में ही लड़के कमजोर हो रहे हैं तो हमें क्या जरूरत है बीच में जाने की। अंग्रेजों के लिए तो ये तो अच्छी बात थी कि कोई कोई तो कोई कम से कम लड़के कमजोर हो जाए, फिर बाकी जो बचेगा उसको हम देख लेंगे। फिर अंग्रेज क्यों जाएंगे बीच में। मराठों ने हमला किया मैसूर पर और संधि के अनुरूप अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। मराठों ने हमला किया, अंग्रेजों ने मदद नहीं किया हैदर अली का, ऊपर से मदद नहीं किया, ऊपर से क्या किया, जो माहे बंदरगाह था उस पे भी कब्जा कर लिया। माहे बंदरगाह मैसूर के लिए उपयोगी था, तो अंग्रेजों ने उस पे भी कब्जा कर लिया। एक तो मदद नहीं किया बाहरी आक्रमण के दौरान, और माहे बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया। तो इसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने देखा था युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था। और अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी थी और क्या परिणाम निकला था उसका, तो उस पर बातचीत करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध पे बात कर रहे थे। द्वितीय आंग्ल आंग्ल मैसूर युद्ध पे बात कर रहे थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें हम लोगों ने कारणों को देख लिया था कि इसके क्या कारण थे। अभी हम लोग बात करेंगे घटनाक्रम, क्या क्या घटनाएं घटी थी और उसका क्या परिणाम निकला। तो एक छोटा सा शीर्षक दे देंगे, घटनाक्रम एवं परिणाम। तो बात करें क्या घटनाएं घटी थी। तो युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई थी, हम लोगों ने कहा था। इधर यूरोप हो गया, इधर हो गया फ्रांस, इधर हो जाता है पुर्तगाल, और इधर हॉलैंड हो जाता है, इधर ब्रिटेन आ जाता है, इधर इधर इसके आसपास कहीं भारत आ जाता है साइड में। तो यहाँ पर
मराठे थे, यहाँ पर मैसूर का इलाका था, इधर कर्नाटक क्षेत्र में अंग्रेज थे, इधर निजाम था हैदराबाद में। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, कब से कब तक, 1775 से 83 के आसपास तक कुछ चला था इसे। इन देशों ने भी जो है ब्रिटेन वालों को घेर के मारने की ऐसे प्लानिंग बना ली थी कि चलो अभी ब्रिटेन वालों को घेर के मारते हैं, ये ससुरा जो है हर जगह पर अपना ही क्षेत्र का विस्तार किए जा रहा है, ऐसे तो ये हमें बहुत ही पीछे छोड़ देगा और हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो इन देशों ने क्या किया, इसका विरोध किया और अमेरिका वालों को सपोर्ट भी किया कि ठीक है इसको मारो, इसको मार के भगाओ यहाँ से अंग्रेजों को। और यहाँ मराठों के साथ अंग्रेज फंसे हुए थे 1775 से 82 तक। 1775 से 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज फंसे हुए थे। मैसूर के साथ युद्ध चल रहा था 1780 से 84, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। तो अंग्रेज मैसूर के साथ, मराठों के साथ यूरोप में, अमेरिका में चारों तरफ से घिरे हुए थे। और जब मराठों ने हमला किया था मैसूर के ऊपर, तो संधि के अनुरूप अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं की थी। और मदद किया नहीं, माहे बंदरगाह, यहाँ पर कहीं माहे बंदरगाह रहता है मैसूर के नीचे, तो माहे माहे बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया अंग्रेजों ने। तो हैदर अली ने कहा कि चलो ठीक है अभी तो रहने दो, अभी क्योंकि मराठों ने हमला किया था, तो हैदर अली ने सोचा कि पहले मराठों को हटने देते हैं, फिर अंग्रेजों को देख लेंगे, आराम से मौका मिलते ही हम जो है मराठों को घेर के मारेंगे। तो फिर क्या होता है, मराठों के साथ युद्ध चल ही रहा था अंग्रेजों का। तो हैदर अली ने क्या दिमाग लगाया, हैदर अली ने कहा मराठों को कि चलो भाई आ जाओ, हम घेर के मारते हैं अंग्रेजों को, मिल के मारते हैं। और निजाम को भी यही कहा हैदर अली ने। और मराठों को तो पता था, कोई अपने पड़ोसी को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता था। न तो मराठे, मैसूर, निजाम किसी के बीच में मतलब संबंध अच्छे नहीं थे। जो भी हो रहा था बस किसी न किसी कारण से समझौते के हिसाब से हो रहा था। तो हैदर अली ने मराठों को अपनी तरफ मिलाया। मराठों को पता है ये मजबूत हो जाएगा, अगर हम इसके साथ मिल जाएंगे तो मैसूर, हैदर अली की स्थिति मजबूत हो जाएगी। लेकिन अब करे तो क्या करें, अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था मराठों का। तो मराठों ने कहा चलो ठीक है अभी फिलहाल हम हैदर अली के साथ मिलके अंग्रेजों को जो है निपटा देते हैं, बाद में हैदर अली को देख लेंगे हम। तो मराठे आ गए हैदर अली के साइड में, और हैदर अली ने कुछ ऐसे ले देके जो है पैसा वगैरह ले देके निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया। हम लोगों ने बात किया था उस टाइम पे कोई भाईचारा नहीं था, कोई भी अगर किसी की हेल्प करता था तो कुछ ले करके, तुम क्या कितना पैसा दोगे, क्या क्षेत्र दोगे। तो इस तरीके से हैदर अली ने अपने कूटनीति के हिसाब से मराठों और निजाम को, दोनों को अपनी तरफ मिला लिया था। तो अब एक तरफ तो हो गए थे हैदर अली, मराठे और निजाम, इन तीनों का गठबंधन एक तरफ हो गया था। दूसरी तरफ कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज। तो इन तीनों ने गठबंधन बनाया, हैदर अली ने इन दोनों को मिला के एक गठबंधन बनाया। और शुरुआत में तो तमिलनाडु के क्षेत्र में, ये जो आज का तमिलनाडु है, उस टाइम पे कर्नाटक का क्षेत्र जो था, इस एरिया में शुरुआत में दौर में तो ये गठबंधन हैदर अली और मराठी निजाम, इन तीनों ने मिलके अंग्रेजों को बहुत कायदे से जो है कूटा, बहुत कायदे से इनकी धुलाई की तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने कुछ, मैसूर युद्ध का जब शुरुआत हुआ था अंग्रेजों ने 2-4 युद्ध बहुत ही ठीक ठाक जीत लिया था। लेकिन अब अंग्रेजों की बहुत बढ़िया से धुलाई की थी हैदर अली ने, अपना गठबंधन बनाकर मराठों और निजाम को मिलाकर अंग्रेजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कूटा था। तो अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था, उनका भी दिमाग खुल गया था कि भाई स्थिति ठीक नहीं चल रही है, समय हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, समय बहुत ही खराब चल रहा है, अभी रहने देते हैं, किसी तरीके से बस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अंग्रेज चारों तरफ से वैसे ही फंसे हुए थे, उनको आर्थिक तंगी, वैसे तो देखा जाए तो अंग्रेज की स्थिति हमेशा से ही ठीक थी, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज की स्थिति जो है बहुत ही बुरा समय चलने लगा था। इतिहासकार लिखते भी हैं ऐसा कि 1780 का दौर ऐसा था, उस टाइम पर अंग्रेजों का भाग्य बहुत ही नीचे चला गया था, यानी कि अंग्रेजों के लिए बहुत ही बुरा वक्त था। साम्राज्य विस्तार के इतिहास में शायद ही अंग्रेजों ने इससे बुरा वक्त कभी देखा होगा। सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पर थोड़ा उनके लिए बुरा टाइम आया था, वैसे अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की स्थिति हमेशा से ही मजबूत रही है।
तो यहाँ पर इन तीनों ने गठबंधन बनाकर अंग्रेजों को बहुत ही कायदे से यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कुटाई किया अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों का दिमाग खुल गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सोचा कि अभी इन तीनों शक्तियों से स्थल पे लड़ पाना तो हमारे लिए जितना इतना आसान नहीं होगा। अंग्रेज ये समझ गए थे जहां अगर ये तीनों एक हो जाएंगे, हमें जीतने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, हम जीत नहीं पाएंगे, काफी समस्याएं आ जाएंगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया फिर, अब देखिए पहले ये पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हैदर अली ने जब मराठों निजाम को मिला करके युद्ध की शुरुआत कर दी, पहले तो को बहुत ही बढ़िया तरीके से अंग्रेजों की धुलाई किया हैदर अली ने। फिर ऐसे कुछ कुछ युद्धों में जो है हैदर अली को सफलता मिलती है। फिर आगे हमें देखने को कुछ ऐसा मिलता है कि अंग्रेज जो थे कुछ कूटनीति करते हैं। क्या कूटनीति करते हैं हम उसको देखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं इस पॉइंट को। युद्ध में लिखेंगे, युद्ध में कुछ लड़ाइयों में, युद्ध में कुछ लड़ाइयों में, युद्ध में कुछ लड़ाइयों में हैदर को सफलता मिली। युद्ध में कुछ लड़ाइयों में हैदर को सफलता मिली और कुछ में अंग्रेजों को। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, जब हैदर अली ने शुरुआत में मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था, तो अंग्रेजों ने भी फिर बाद में वही काम किया था जो हैदर अली ने अपनी कूटनीति करके अपना माइंड लगा करके चालाकी से मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिलाया था। अंग्रेजों ने भी वही किया। जब देखा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, समय खराब चल रहा है, हम जीत नहीं पाएंगे इन तीनों से एक साथ, तो फिर अंग्रेजों ने माइंड लगा कर कुछ ऐसे चालाकी करके कूटनीति करके मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। फिर उसी तरीके से शुरुआत में हैदर अली का पलड़ा भारी पड़ रहा था। हैदर अली ने कायदे से धुलाई की अंग्रेजों की। फिर जब मराठे और निजाम अंग्रेजों की तरफ आ गए, तो अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ने लगा और हैदर अली को कुछ लड़ाइयों में असफलता देखने को मिलता है। फिर ऐसे ऐसे इस तरीके से कुछ चल रहा था और युद्ध अभी चल ही रहा था, अभी भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, युद्ध चल ही रहा था। ये युद्ध कब से कब तक चला था, 1780 से 84 तक। तो युद्ध चल ही रहा था और कुछ लड़ाइयों में हैदर जीत रहा था, कुछ लड़ाइयों में अंग्रेज जीत रहे थे। तो फिर क्या होता है, अंग्रेज तो चारों तरफ से फंसे हुए थे। अंग्रेज अंग्रेज क्या चाहते थे, बस किसी तरीके से जो है युद्ध को खत्म किया जाए फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि अंग्रेज अमेरिका में भी उनका जो विरोध चल रहा था और यूरोप में भी। तो अंग्रेज अभी युद्ध करना नहीं चाहते थे, अभी बस युद्ध को किसी तरीके से समाप्त करना चाहते थे। तो क्या होता है फिर, अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों मराठों के साथ युद्ध चल रहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 75 से 82 तक। तो जब 1782 में जब हैदर अली ने अटैक किया था, तो उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया था, हैदर अली ने 1782 में मराठों और निजाम को मिला करके अंग्रेजों की बहुत बढ़िया तरीके से धुलाई की थी। तमिलनाडु वाले क्षेत्र में हैदर अली ने अंग्रेजों की बहुत बढ़िया तरीके से कुटाई की थी। तो अंग्रेजों को भी समझ में आ गया था समय खराब चल रहा है, युद्ध अभी खत्म करते हैं। तो पहले अंग्रेजों ने क्या किया, तुरंत जो है जाके मराठों से समझौता किया 1782 में। इसी के साथ ये जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था समाप्त हो जाता है। अंग्रेजों ने तुरंत जो है जाके मराठों के साथ समझौता कर दिया। एक एक संधि हुई थी मराठों और अंग्रेजों के बीच में, जिसे हम सालवाई की संधि कहते हैं। तो उसको फिलहाल अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आगे हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो वहां पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं क्या हुआ था। तो अंग्रेजों ने तुरंत जो है जा करके मराठों के साथ समझौता कर लिया, संधि कर लिया। एक सालवाई की संधि हुई थी, उसके अनुसार
जो है मराठे अभी अंग्रेजों की तरफ आ गए थे, कुछ पैसा क्षेत्र, कुछ पैसा वगैरह दे करके। और ये संधि हुई थी, सालवाई की संधि, उसमें कुछ समझौते भी हुए थे, तो उसको जब हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे क्या हुआ था। तो यहाँ पर अब मराठे आ गए थे अंग्रेजों की साइड। एक तो युद्ध समाप्त हो गया 1782 में, अंग्रेजों ने समझौता करके युद्ध समाप्त कर दिया। और क्या किया, मराठों से ये कहा कि हैदर अली के साथ जब हमारा युद्ध होगा तो तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। युद्ध समाप्त भी किया अंग्रेजों ने, और मराठों का साथ भी ले लिया, हैदर के विरुद्ध मराठों का साथ भी ले लिया। तो इस तरीके से जो मराठे थे अंग्रेजों की तरफ चले गए, और जो हैदर अली था उसको भी अंग्रेजों ने कुछ ले दे करके, जो है वैसा क्षेत्र वगैरह दे करके अपनी तरफ मिला लिया। उस टाइम पर हमने बात किया था, वो दौर ही ऐसा चल रहा है कि कोई भी किसी को जो है छोटे मोटे लालच दे के, क्षेत्र दे के, कुछ पैसा दे करके अपनी तरफ मिला लेता था। वो टाइम ही ऐसा चल रहा है, परिस्थितियां ही ऐसी थी उस टाइम पे, क्योंकि कोई राजनीतिक एकता, जैसे आज हमारा भारत का झंडा है, तो उस टाइम पर ऐसा कोई प्रतीक नहीं था। तो राजनीतिक एकता नहीं थी, तो अंग्रेजों ने इस तरीके से मराठों और निजाम को अपनी तरफ जो है मिला लिया था। अभी फिर अंग्रेज जीतने लगे थे, हैदर अली को कुछ जो है युद्धों में असफलता देखने को मिली थी, तो हमने बात की, इस पॉइंट को लिख लिया हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो अंग्रेजों ने संधि कर लिया 1782 में, सालवाई की संधि कहते हैं इसको। तो इसके दौरान क्या हो गया, मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध समाप्त हो गया, और मराठे चले गए अंग्रेजों के साइड, और निजाम को भी कुछ छोटे मोटे लालच देकर के अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया था। तो इसको, इसके आगे क्या हुआ देखेंगे अभी। फिलहाल पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे 1782 में, 1782 में, 1782 में अंग्रेजों ने, 1782 में अंग्रेजों ने मराठों अंग्रेजों ने मराठों के साथ समझौता कर 1782 में अंग्रेजों ने मराठों के साथ समझौता कर मराठों को अपनी तरफ मिला लिया, अपनी तरफ मिला लिया। और निजाम को भी अपनी तरफ मिला लिया, निजाम को भी। तो अब इसके आगे क्या हुआ, निजाम को भी मिला लिया, अब युद्ध चल ही रहा था। तो युद्ध के बीच में क्या होता है, जो हैदर अली था, हैदर अली को कुछ यहाँ पर पीठ में उसके कुछ फोड़ा वगैरह हो गया था। तो देखते ही देखते वो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है, और हैदर अली जो रहता है बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, कैंसर से पीड़ित हो जाता है हैदर अली। तो कुछ कारणों से बीमारी से ग्रस्त रहता है, और कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 के आसपास। तो मृत्यु से पहले हैदर अली ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है अंग्रेजों का विरोध किया था, बहुत ही साहस के साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। लेकिन फिर भी वो अंग्रेजों को पूरी तरीके से जो है हटा नहीं पाया था। हैदर अली ने कुछ ऐसा कथन भी कहा था कि मैं अंग्रेजों को स्थल पर तो हरा सकता हूँ, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। हैदर अली ने यह बात कहा था, कभी उससे कुछ बातचीत हुई थी, एक अवसर पर हैदर अली ने कहा था कि मैं समुद्र को सुखा तो सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजों को स्थल पर हरा तो सकता हूँ, मैं अंग्रेजों को स्थल पर हरा तो सकता हूँ, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। ये हैदर अली ने अंग्रेजों की नौसेना के महत्व को लेकर ये कहा था, अंग्रेजों की नौसेना के संदर्भ में कहा था। क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, इसे भारत हो गया, अब यहाँ पर मैसूर हैं, यहाँ पर अंग्रेज हैं, इधर निजाम, इधर मराठे हैं। तो जैसे ही हैदर अली ने यहाँ पर अंग्रेजों की कुटाई की बढ़िया तरीके से, किसी भी तरीके से अंग्रेजों का जो है कुटाई कर दी बढ़िया तरीके से, युद्ध चला, हैदर अली का पलड़ा भारी पड़ा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के एक ही केंद्र थोड़ी थे, अंग्रेजों के कई व्यापारिक केंद्र थे, हमने बात किया।
इस टाइम पर अंग्रेजों के कई व्यापारिक केंद्र हो चुके थे भारत में, कलकत्ता में, इधर था मद्रास में, और यहाँ बम्बई में फिलहाल बाद में हो गया था, अभी मराठों से युद्ध लड़ेंगे। और इधर इधर कलकत्ता में हो गया था इनका। तो इधर ये पूरा क्षेत्र तो अंग्रेजों के पास था, बंगाल में। अभी अंग्रेज ये सब पूरा तो जीत ही चुके थे, और इधर ही अंग्रेजों की स्थिति मजबूत थी। तो जब यहाँ पर अंग्रेज हारने लगते थे, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से समुद्र के जरिए बुला लेते थे अपने सेना को, संसाधन को, हथियार वगैरह जो भी अंग्रेजों को चाहिए होता था, अंग्रेज यहाँ से बुला लेते थे। और ब्रिटेन ब्रिटेन से भी जो है अंग्रेज बुला लेते थे, जो भी उन्हें संसाधन की जरूरत पड़ती थी। तो हैदर अली ने इसी संदर्भ में कहा था कि मैं समुद्र को सुखा तो नहीं सकता हूँ, स्थल पर अंग्रेजों को मैं हरा तो सकता हूँ, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि अंग्रेजों की नौसेना इतनी मजबूत थी। उन्हें जब भी जरूरत पड़ता था समुद्र के जरिए कुछ न कुछ वो मंगा लेते थे, कोई भी संसाधन सैनिकों की जरूरत पड़ी तो समुद्र के जरिए मंगा लेते थे तुरंत उन्हें। तो इसी संदर्भ में कहा था हैदर अली ने कि मैं स्थल पर अंग्रेजों को हरा तो सकता हूँ, लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। और अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर बहुत ही मजबूत थी। यहाँ पर अंग्रेजों की स्थिति मजबूत तो थी, लेकिन इस इलाके में अभी इस इलाके में अंग्रेज नहीं थे, अभी यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। तो इसके चक्कर में ये हाथ से निकल जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, ये तो अंग्रेज कभी नहीं चाहेंगे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने मराठों से समझौता कर लिया था और युद्ध को समाप्त किया था। अब जो आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसको समाप्त किया था। तो अभी क्या होता है, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये अब हैदर अली की मृत्यु हो गई। अभी मैसूर की तरफ से कौन आएगा? मैसूर इधर एक साइड है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली की मृत्यु हो गई, इसका एक बेटा था टीपू सुल्तान। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। इसका बेटा था टीपू सुल्तान हैदर अली का। तो अभी मैसूर की सेना का नेतृत्व कौन करेगा? टीपू सुल्तान करेगा। टीपू सुल्तान अभी मैसूर की सेना का नेतृत्व करेगा। और ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमें कि युद्ध चल ही रहा था। जो टीपू सुल्तान था वो भी काफी हैदर अली की तरह ही योग्य शासक था, योग्य शक्तिशाली शासक था, बुद्धिमान था, चालाक था। उसकी सोच काफी दूरदर्शी थी, दूरदर्शी सोच वाला था टीपू सुल्तान। और अभी उसने ऐसे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया जो है कार्य किए थे मैसूर राज्य को मजबूत करने के लिए, उसने कुछ कार्य भी किए थे। और जब अंग्रेजों ने भारत को जीता, भारत को जीतने के क्रम में अंग्रेजों को दो ऐसे योग्य व्यक्ति आते हैं जिनकी अंग्रेज भी चर्चा करते हैं। एक तो टीपू सुल्तान, और एक आगे हम देखेंगे जो पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह करके। रणजीत सिंह और टीपू सुल्तान, इन दो व्यक्तियों की चर्चा अंग्रेज भी करते हैं। भारत को जीतने के क्रम में ये दो व्यक्ति ऐसे आए थे जो अंग्रेजों को टक्कर दे सकते थे, इन्होंने दिया भी था। अगर बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली ने भी टक्कर दिया था, लेकिन हैदर अली की चर्चा उस पैमाने पर नहीं होती जितना इन टीपू सुल्तान की चर्चा होती है और रणजीत सिंह की चर्चा होती है। तो उस टाइम पर जो अंग्रेज थे टीपू सुल्तान को अपने सबसे खतरनाक शत्रु के तौर पर देखते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान ने काफी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था। भले ही जो मराठा निजाम थे अंग्रेजों की साइड चले गए थे, लेकिन टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुरी के साथ युद्ध लड़ रहा था। युद्ध लड़ता जा रहा था टीपू सुल्तान, हार हार माना नहीं था इसने। तो फैसला कुछ हो नहीं पा रहा था अभी भी। भले ही मराठी निजाम अंग्रेजों की तरफ चले गए, टीपू सुल्तान इधर था, लेकिन अभी फैसला हो नहीं पा रहा था कि कौन ज्यादा शक्तिशाली कौन नहीं। और युद्ध लंबा खिंचता जा रहा था। इधर के भी सैनिक जो है थक थक के हार गए थे लड़ते लड़ते, और टीपू सुल्तान के जो सैनिक थे वो भी लड़ते लड़ते लगभग हार ही गए थे। तो अभी क्या हुआ कि बस हाथ में कुछ आ नहीं रहा था। अभी अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने कितने साल युद्ध लड़ा था, अब देखें हम तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला था 1775 से शुरू हो गया, 82 में खत्म। और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 80 से 84 तक। 75 से 84 अंग्रेजों ने लगभग 10 साल जो है युद्ध लड़ा। लगभग 10 साल अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, हासिल कुछ नहीं हुआ। और अगर पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को भी जोड़ ले हम तो 1767 से 1769, यहाँ पर भी अगर 2 साल ले ले तो अंग्रेजों ने लगभग 12 साल
जो है युद्ध में लड़े, अपना आर्थिक नुकसान किया, सैनिकों का नुकसान किया, उनको हासिल कुछ भी नहीं हुआ, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है। और चारों तरफ से अमेरिका में, यूरोप में अंग्रेज घिरे हुए हैं। यहाँ पर भी अंग्रेजों ने 10-12 साल लगभग युद्ध लड़ा, हासिल कुछ नहीं हो रहा है। और युद्ध खिंचता जा रहा है, लंबा खिंचता जा रहा है, इधर के सैनिक हार गए, उधर के सैनिक हार गए हैं। तो अंग्रेजों ने कहा भाई, भाई बस किसी तरीके से जो है युद्ध को खत्म करो अभी। तो अभी क्या होता है, यहाँ पर एक संधि होती है 1784 में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। तो इस संधि के दौरान क्या होता है, युद्ध समाप्त हो गया और दोनों ने कहा कि भैया, तुमने जो हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया है वो हमें दे दो, और हमने जो तुम्हारे क्षेत्र पर कब्जा किया है हम तुम्हें दे देंगे। मतलब दोनों ने एक दूसरे को जो क्षेत्र पर कब्जा किया, एक दूसरे को जो क्षेत्र को जीता था उससे वापस लौटा दिया। और कुछ कैदियों वगैरह को छोड़ा भी था, ऐसा कुछ समझौता हुआ था। तो इन सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। और इसी के साथ युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया, समाप्त हो गया युद्ध। लेकिन युद्ध समाप्त तो हो गया और ये निर्णय नहीं हो पाया अभी भी कि दोनों शक्तियों में ज्यादा ताकतवर कौन है, टीपू सुल्तान या फिर अंग्रेज। अभी भी निर्णय हुआ नहीं है। संधि के समझौते के अनुसार ये युद्ध को समाप्त किया गया है। क्योंकि अंग्रेज, हमने देखा कि अंग्रेज फंसे हुए थे, उनके सामने भी परिस्थितियां ठीक नहीं थी। अंग्रेजों ने युद्ध को खत्म करना, समाप्त करना ज्यादा ठीक समझा, और इस तरीके से समझौता करके युद्ध को समाप्त किया गया। तो इस सब पॉइंट को हम लोग एक बार नोट कर लेंगे, लिखेंगे। 1782 में हैदर 1782 में हैदर की मृत्यु के पश्चात 1782 में हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने सेना का नेतृत्व किया। हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान ने सेना का नेतृत्व किया। और लिखेंगे 1784 में 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा, मंगलोर की संधि मंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। 1782 में, 84 में मंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, लिखेंगे। और दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को लौटाया, विजित क्षेत्रों को लौटाया। उसके आगे लिख लेंगे, यह युद्ध भी अनिर्णायक रहा। अनिर्णायक रहा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करेंगे अभी। अभी हमने बात किया कि अंग्रेज जो थे टीपू सुल्तान को अपनी सबसे खतरनाक शत्रु के तौर पर देखते थे उस टाइम पर। तो अंग्रेज टीपू सुल्तान को इतना खतरनाक क्यों मान रहे थे, टीपू सुल्तान को जो है इतना डेंजर के तौर पर, इतना खतरनाक शत्रु के तौर पर क्यों देख रहे थे अंग्रेज। टीपू सुल्तान ने बेशक उसके लिए कुछ तो किया होगा, ऐसे कुछ कार्य किए होंगे टीपू सुल्तान ने जिसके वजह से अंग्रेजों को तनाव बढ़ गया होगा, अंग्रेजों को टेंशन होने लगा होगा। कुछ तो ऐसे टीपू सुल्तान ने कार्य किए होंगे, तब तो अंग्रेज उसको शत्रु के तौर पर देख रहे हैं ना, खतरनाक शत्रु के तौर पर। क्योंकि उस टाइम पर और भी तो कई भारतीय शासक थे। लेकिन टीपू सुल्तान को इतना खतरनाक अंग्रेज क्यों मानते थे, टीपू सुल्तान ने ऐसे कुछ कार्य भी किए थे। तो उस उन पॉइंट पर हम लोग बात कर लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी फिलहाल आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध पे हम लोगों ने बातचीत कर लिया कि क्या कारण थे इस युद्ध के, क्या घटनाएं घटी और क्या परिणाम निकला। कोई मतलब कि किसी की जीत नहीं हुई, किसी की हार नहीं हुई, युद्ध बराबरी पर समाप्त हुआ, अनिर्णायक रहा युद्ध। और अभी हम लोग इसमें बातचीत करेंगे कि टीपू सुल्तान ने ऐसे क्या क्या कार्य किए थे कि अंग्रेज उसको, टीपू सुल्तान को खतरे के तौर पर देखते थे। तो एक शीर्षक दे देंगे, हेडिंग दे देंगे, टीपू सुल्तान के कार्य, टीपू सुल्तान के कार्य। अच्छा, ये एक तो होता है सुल्तान की एक उपाधि होती है, एक सुल्तान की उपाधि होती है। सल्तनत काल में जो इस्लामिक शासक होते थे दिल्ली पर, वो अपने नाम जो उपाधि, एक सुल्तान के जो शासक होते थे अपने नाम के आगे सुल्तान लगाते थे, कि उपाधि होती थी एक, तो शासक होते थे वो लगाते थे। लेकिन इसने, ये शासक था, इसने उपाधि भी लिया शासक का, और जो है अपने नाम के आगे भी सुल्तान लगाता था। जैसे मुगलों के टाइम पर अगर हम बात करें तो जो शासक होते थे बादशाह की उपाधि लेते थे, उन्हें बादशाह कहा जाता था। तो ऐसे सुल्तान भी एक उपाधि होती थी, लेकिन ये इसने अपने नाम में भी सुल्तान जोड़ दिया था, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के क्या कार्य थे, पहले हम लोग बात करें तो 18वीं सदी में, 18वीं सदी में टीपू सुल्तान की गिनती, मतलब कि एक, जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जब टीपू सुल्तान शासक बना था, तो टीपू सुल्तान की गिनती एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में होती थी, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति था। उसने बहादुरी के साथ अंग्रेजों का विरोध किया था, अंग्रेजों से लड़ा था टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की तरह ही योग्य शासक था, बहादुरी से लड़ा था। टीपू सुल्तान की भी चर्चा एक योग्य शासक के तौर पर होती थी। और जो कई ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, तो उन उन लोगों ने भी टीपू सुल्तान के जो है खूब चर्चा की, खूब प्रशंसा की है। वो ब्रिटिशर जो है, ब्रिटिश अधिकारी, वो लोग टीपू सुल्तान को शत्रु भी मान रहे हैं, शत्रु तो मान रहे हैं, उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? उसकी नीतियों के कारण। टीपू सुल्तान ने जो कार्य किए थे, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, और उसकी जो दूरदर्शिता थी, सैन्य सुधार, तो उसने, टीपू सुल्तान ने जो जो कार्य किए थे, उसकी जो सोच थी, इस सोच पर, उसके जो कार्य थे, उसकी नीतियों पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश गवर्नर थे, उन लोगों ने टीपू सुल्तान की जो है खूब प्रशंसा की है। तो एक बड़ी बात हो जाती है, तो विदेशी जो है टीपू सुल्तान को शत्रु भी मान रहे हैं, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, तो एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे एक बार, लिखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1750 से 1800 के बीच, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय शासकों में, भारतीय शासकों में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय शासकों में टीपू टीपू की गिनती, टीपू की गिनती एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर, टीपू की गिनती एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर होती है। इसके आगे लिखेंगे, यहाँ तक कि यहाँ तक कि कई ब्रिटिश अधिकारी भी, कई ब्रिटिश अधिकारी भी कई ब्रिटिश अधिकारी भी टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान की प्रशंसा
प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करते हैं और समकालीन शासकों में उस टाइम के जो शासक थे, भारतीय शासक थे, समकालीन शासकों में उसे खतरनाक शत्रु के तौर पर देखते थे। समकालीन शासकों में उसे खतरनाक शत्रु के तौर पर देखते थे। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने देखेंगे, अभी हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में टीपू सुल्तान ने क्या क्या कार्य किया और कुछ अन्य कार्य किए देख लेंगे हम लोग। तो पहले प्रशासनिक क्षेत्र में देखते हैं टीपू सुल्तान ने क्या कार्य किए थे। तो एक शीर्षक दे देंगे छोटा सा, टीपू सुल्तान के कार्य हम देख रहे हैं अभी, तो देखेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में, टीपू सुल्तान के कार्य प्रशासनिक क्षेत्र में। तो टीपू सुल्तान ने, जैसे आज का हमारा जो भारत है, आज का जो भारत है हमारा, एक तो यहाँ पर दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में हमारा केंद्रीय सरकार हो जाती है। केंद्रीय सरकार के कई अलग अलग विभाग मंत्रालय होते हैं, और हमारे जो राज्य होते हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, इधर दक्षिण भारत के राज्य हो गए, उत्तर भारत के राज्य, तो राज्यों के अपनी जो है अलग सरकारें हैं। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग सरकारें जो है केंद्र के तौर पर, राज्यों के तौर पर बटी हुई हैं। तो उस टाइम पर भी जो है केंद्रीय स्तर पर अलग अलग विभाग बनाए थे टीपू सुल्तान ने। केंद्रीय स्तर पर कुछ 7 विभाग और कुछ बनाए थे, 7 और कुछ विभागों का गठन किया था टीपू सुल्तान ने। उसमें जैसे वाणिज्य मंत्रालय, सैन्य मंत्रालय और नौसेना का मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी, ऐसा कुछ, मतलब कि बहुत सारे टीपू सुल्तान ने मंत्रालयों का जो है गठन करके रखा था। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, लिखेंगे, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय स्तर पर 7 महत्वपूर्ण विभागों का गठन विभागों का गठन किया, लिखेंगे, जिसमें जिसमें सेना, नौसेना, इसमें सेना, नौसेना, वाणिज्य और सार्वजनिक निर्माण जैसे विभाग थे, जैसे विभाग थे। तो ऐसे कुछ अलग अलग विभागों का गठन करके रखा था टीपू सुल्तान ने। और अगर बात करें तो प्रशासनिक क्षेत्र में हम लोग अगर देखें तो प्रशासनिक क्षेत्र में टीपू सुल्तान ने प्रशासनिक सुविधा हो, प्रशासन में सुविधा हो, आसानी हो, सरलता हो और कुशलता बनी रहे, इसके लिए टीपू सुल्तान ने प्रांतीय शासन व्यवस्था को भी लागू किया था। जैसे हमने देखा, एक केंद्र में सरकार रहेगी और प्रांतों की अपनी अलग अलग सरकारें रहेंगी। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था को भी टीपू सुल्तान ने लागू किया था, जो कि नियंत्रण और संतुलन पर आधारित था, चेक एंड बैलेंस पर आधारित था। जैसे आज हमें देखने को मिलता है, ज्यादा पॉलिटी में नहीं जाएंगे हम, जैसे आज हम देखते हैं, आप लोग को पता ही होगा इतना, एक विधायिका हो जाती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये ज्यादा उड़ेगा, कुछ करेगा,
उल्टा पुल्टा ज़्यादा उछलेगा तो ये इसको चेक एंड बैलेंस करेगा, और ये ज़्यादा उड़ेगा उछलेगा कूदेगा तो ये इसको चेक एंड बैलेंस करेगा, और इन दोनों को चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? न्यायपालिका। ये दोनों ज़्यादा अगर अपनी मनमानी करेंगे तो न्यायपालिका भी इसमें हस्तक्षेप करेगा, न्यायपालिका चेक एंड बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से उस टाइम पर भी टीपू सुल्तान ने प्रांतीय व्यवस्था को लागू किया था, और वहां पर भी चेक एंड बैलेंस पर वो आधारित था। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। प्रशासनिक लिखेंगे, प्रशासनिक सुविधा एवं कुशलता, कुशलता के लिए, प्रशासनिक सुविधा एवं कुशलता के लिए प्रांतीय शासन व्यवस्था लागू किया, जो कि नियंत्रण एवं संतुलन, नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित था। तो अभी हम लोगों ने प्रशासनिक क्षेत्र में देख लिया टीपू सुल्तान के क्या क्या कार्य थे। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आर्थिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में आगे देख लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में टीपू सुल्तान ने क्या क्या कार्य किए थे अपने राज्य के इनकम को बढ़ाने के लिए। तो एक हेडिंग दे देंगे आर्थिक क्षेत्र में। टीपू सुल्तान के कार्य आर्थिक क्षेत्र में। तो इसमें बात करें तो टीपू सुल्तान जो था वो अपने राज्य की सेना को मजबूत रखने के लिए, नौसेना को, सेना को, सैन्य क्षमता को मजबूत रखने के लिए टीपू सुल्तान की ये सोच थी कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर काम करना पड़ेगा, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, अपनी इकोनॉमी पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी मजबूत रहेगी तभी हमारी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत रहेगी कि हम अंग्रेजों को टक्कर दे सकें। तो टीपू सुल्तान की ये सोच थी कि हमें अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखने के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना पड़ेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना आवश्यक है, तभी जो है हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो पाएगी। क्योंकि भाई जब अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं, इकोनॉमी ही नहीं ठीक ठाक रहेगी, तो सैनिकों को वेतन वगैरह तो देने पड़ते हैं ना आपको, तो बंदूक वगैरह ये सब कारखाने में खर्चे तो आते ही हैं। तो टीपू सुल्तान की सोच थी कि अर्थव्यवस्था, हमें अपनी सैन्य मजबूती के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना आवश्यक है, मजबूत रखना पड़ेगा। तो ठीक सोच थी इसकी, और ऐसा रहना भी चाहिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत रहना भी चाहिए, तभी जो है सैन्य शक्ति बढ़ पाएगी, सैन्य क्षमता का विकास हो पाएगा। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग। टीपू सैन्य मजबूती के लिए टीपू सैन्य अरे सॉरी, हाँ, टीपू सैन्य मजबूती के लिए राज्य टीपू सैन्य मजबूती के लिए राज्य के आर्थिक विकास आर्थिक विकास को आवश्यक मानता था। टीपू सैन्य मजबूती के लिए राज्य के आर्थिक विकास को आवश्यक मानता था। तो ठीक सोच थी इसकी, जब इकोनॉमी मजबूत रहेगी तभी तो जो है हमारी सैन्य शक्ति भी मजबूत रह पाएगी। और अगर हम लोग देखें तो कृषि के क्षेत्र में इसने ऐसा क्या किया था कि राज्य की इनकम बढ़ पाए। तो हम लोग बात करें तो
इसने जो है किसानों को प्रोत्साहित किया था, तो किसानों को प्रोत्साहित किया था खेती करने के लिए, नई 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 भूमि पर, जैसे कृषि के क्षेत्र में किसानों को इसने प्रोत्साहित किया था। कैसे किया था, अगर हम एग्जाम्पल ले तो जैसे नई भूमि पर जैसे मान लो अगर ये खेत है, यहाँ पर ठीक ठाक खेती चल रही है, पैदावार उपज अच्छी है, और एक जंगल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे घास फूस पेड़ वगैरह हैं, तो यहाँ पर ऐसे खेती नहीं हो रही है, जमीन ऐसी पड़ी हुई, घास फूस वगैरह, यहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं। तो टीपू सुल्तान ने किसानों को प्रोत्साहित किया कि आप लोग जो है, किसानों को कहा कि यहाँ पर भी जो है खेती करो, राज्य आपको, टीपू सुल्तान आपको सपोर्ट करेगा, ऐसे इलाकों पर भी आप लोग खेती करो। खेती करेंगे तो भू राजस्व का संग्रह होगा, टीपू सुल्तान भू राजस्व वसूलेगा, तो इससे राज्य की इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए टीपू सुल्तान ने किसानों को नई भूमि पर, जहाँ खेती नहीं हो रही है, ऐसे नई भूमियों पर भी खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। और अगर एग्जाम्पल ले हम लोगों तो टीपू सुल्तान ने जो है किसानों को ऋण दिया, जैसे कि अग्रिम अग्रिम ऋण दिया। मध्यकाल में अग्रिम ऋण को तकावी ऋण कहते थे, तकावी ऋण यानी कि अग्रिम ऋण। तो तकावी ऋण दे करके किसानों को प्रोत्साहित किया कि भैया तुमको अगर ऋण चाहिए तो ऋण ले लो, तुम खेती करो, ठीक है। पैसे वगैरह की जरूरत होती थी किसानों को, तो टीपू सुल्तान वो भी देता था। तो इस तरीके से किसानों को प्रोत्साहित किया तकावी ऋण दे करके, तकावी ऋण दे करके किसानों को टीपू सुल्तान ने प्रोत्साहित किया, और नई भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। और देखे तो इसके साथ साथ टिपू सुल्तान ने क्या किया, जैसे मान लो ये शासक है, राज्य का जो गद्दी पर बैठता है, और ये बेचारा है किसान, सब गरीब किसान है। मान लो एक इस खेत पर एक खेती करता है ये किसान, तो उसके बदले में एक खेती करता है, इस बदले में इसकी जो उपज होगी उसका कुछ हिस्सा जो है किसान को उस राज्य के शासक को देना पड़ेगा। भू राजस्व का संग्रह होता है, तो भू राजस्व उसके वसूली जो है राज्य का शासक जो होता है करता है। तो भू राजस्व टैक्स एक होता था उस टाइम पर, तो किसानों को देना होता था शासक को। तो अब राज्य का जो शासक होता था उसके पास इतना टाइम नहीं रहता था कि अलग अलग किसानों से जाकर के जो है भू राजस्व मांगे कि चलो भैया दो, तुम अपना टैक्स दो, तुम अपना टैक्स दो। तो यहाँ पर जमींदार आते हैं, वो क्या करते हैं जमींदार, इनसे पैसे लेते हैं और उनको ले जाकर के दे देते हैं। तो बीच में इनका कमीशन भी रहेगा, फ्री में तो काम करेगा नहीं है। टीपू सुल्तान ने क्या किया, टीपू सुल्तान ने कहा जमींदार को भगाओ यहाँ से, इनकी जरूरत नहीं हमें। टीपू सुल्तान ने जितने भी बिचौलिया थे, जो भी मध्यस्थ करता थे, सभी बिचौलियों को हटाया, डायरेक्ट जो है किसानों से संपर्क स्थापित किया, डायरेक्ट किसानों के पास गया और बोला कि हम तुमसे ही भू राजस्व लेंगे, कोई जमींदार वगैरह, कोई किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, किसी को कमीशन वगैरह देने की जरूरत नहीं, हम जो है डायरेक्ट तुमसे टैक्स लेंगे, तो हमें डायरेक्ट टैक्स देना है। तो उससे जो कमीशन जाता था वो तो बचेगा, इससे राज्य की इनकम बढ़ेगी। तो टीपू सुल्तान ने ये भी कार्य किया था, बिचौलियों को हटाया। और क्या किया, मान लो इसमें भू राजस्व ले रहा है, इसका मान लो जो भी इसका 100% मान लो इससे इस पर जो है, जो भी इसका 100% होगा, उपज हुआ, इस किसान ने किया, खेती किया, कुछ फसल, इसमें 100% मान लो कुछ भी आया, तो इसमें से शासक को कितना देना है। तो एक तो ये भी हो सकता है, टीपू सुल्तान ये भी रूल कर सकता था कि एक बिना कुछ देखे जो है मनमानी एक सब पर एक रेट लगा दो कि हमें इतना चाहिए ही चाहिए। मान लो सब पर लगा दिए 100 रुपये, 100 रुपये हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे कितनी भी खेती कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ऐसा नहीं किया टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने क्या किया, जैसे मान लो इस पर बढ़िया एकदम खेती होती है, एकदम बढ़िया तरीके से इसका पैदावार ज्यादा है, तो इस पर ज्यादा टैक्स लिया। अब मान लो कोई खेत है जिस पर पैदावार है ही नहीं, एकदम डाउन है, इसमें बंजर जमीन है, थोड़ी बहुत फसल हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है, जो किसान इस पर खेती कर रहा है वो टैक्स कहाँ से देगा। तो टीपू सुल्तान ने जैसे कि 33% से, ऐसा हमें देखने को मिलता है, 33% से 50% तक कुछ ऐसा किसानों से भू राजस्व के तौर पर वसूला। जैसे मान लो किसी के एकदम ही बंजर जमीन है, थोड़ी बहुत ही खेती होती है, तो उससे 33% ले लिया कि चलो भैया तुम थोड़ा ही दे देना, 33% ही दे देना, 40 50 45, जिसका जिसका बढ़िया पैदावार होती है, बढ़िया एकदम उपज होती है, जो बढ़िया से जो है
फसल काटता था, बढ़िया एकदम पैदावार होती थी, तो उससे उसको कहता था चलो तुम 50% देना, तुमको देना पड़ेगा। उन्होंने बढ़िया जो है इस साल फसल उगाया है। तो इस तरीके से जो है टीपू सुल्तान वसूली करता था भू राजस्व का, जमीन को देख करके कि उपज है कि नहीं है। तो मतलब किसानों का भी ध्यान रखता था एक तरीके से, ऐसे बिना मतलब मनमानी नहीं कि सबको 50% देना ही देना है, ऐसा नहीं था। कि इस टाइम टीपू सुल्तान के टाइम पर जो किसान थे, किसान काफी खुशहाल थे इसके टाइम पर। जो मद्रास में अभी एक मद्रास के जो गवर्नर आते हैं, आगे हम बात करेंगे टीपू सुल्तान को हराने के बाद जो मद्रास का गवर्नर बनता है, जॉन सोर करके गवर्नर हैं। तो उन्होंने भी टीपू सुल्तान की प्रशंसा खूब की है। उन्होंने भी कहा है टीपू सुल्तान के लिए कि जो टीपू सुल्तान के टाइम पर जो किसान थे मद्रास के, मैसूर के जो किसान थे, वो काफी खुशहाल थे, उनके पास रोजगार था, उनके पास पैसे थे, उनकी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक थी। टीपू सुल्तान के जो किसान थे वो खुशहाल थे। तो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश अधिकारी और ब्रिटिश गवर्नर है, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं टीपू सुल्तान की। तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किया, अभी इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, लिखेंगे। टीपू ने टीपू सुल्तान ने कृषि के टीपू सुल्तान ने कृषि के उपज को बढ़ाने के लिए कृषि के उपज को बढ़ाने के लिए किसानों को किसानों को प्रोत्साहित किया। टीपू ने कृषि के उपज को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। कैसे प्रोत्साहित किया, अगर हम कुछ एग्जांपल ले तो, जैसे जैसे नई भूमि पर, हमने बात किया अभी, जो जंगल टाइप एरिया है जहाँ खेते वगैरह नहीं होते हैं, उस वैसी भूमि पर खेती करने के लिए सपोर्ट किया किसानों को। नई भूमि पर नई भूमि पर खेती के लिए खेती के लिए प्रोत्साहित किया। और एग्जांपल ले तो, तकावी ऋण दे करके, हमने बात किया तकावी ऋण यानी कि अग्रिम ऋण। अग्रिम ऋण दे करके देकर प्रोत्साहित किया। अग्रिम ऋण देकर प्रोत्साहित किया। तो ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए। तो टीपू ने कृषि के उपज को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया, इसके आगे लिखेंगे। साथ ही साथ ही किसानों से किसानों से साथ ही किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क, नहीं ऐसे लिखेंगे, साथ ही साथ ही भू राजस्व संग्रह भू राजस्व संग्रह करने के लिए किसानों से किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। डायरेक्ट किसानों के पास गया कि कोई बिचौलिया, कोई जमींदार नहीं रहेगा हमारे बीच, हम डायरेक्ट तुमसे जो है भू राजस्व लेंगे। साथ ही भू राजस्व संग्रह करने के लिए किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। जब डायरेक्ट टीपू सुल्तान किसानों से पैसा लेगा, तो कमीशन जो जाता था जमींदारों को वो नहीं जाएगा, इससे राज्य की इनकम कुछ तो बढ़ेगी। प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया और मध्यस्थों को, यानी कि बिचौलियों को
यानी कि जमींदार वगैरह जो हो गए, बिचौलियों को रास्ते से हटाया। उसके आगे लिखेंगे उपज का, ऐसे लिखेंगे किसानों से उपज का कितना परसेंट लिया गया था, हमने बात किया अभी 33 से 50% तक भू राजस्व वसूला गया। साथ ही भू राजस्व संग्रह करने के लिए किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया और बिचौलियों को रास्ते से हटाया। किसानों से उपज का 33 से 50% तक भू राजस्व वसूला गया। अगले पॉइंट की बात करें तो टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य की मतलब इनकम बढ़ाने के लिए व्यापार और उद्योगों पर भी ध्यान दिया था इसने। जिससे अगर हम लोग बात करें तो अपने राज्य के व्यापार को बढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था, कई अलग अलग देशों में, कई विदेशों में जो है टीपू सुल्तान ने अपने अपने आदमी खड़े करके रखे थे, अपने अपने आदमियों को लगा कर रखा था कि मतलब हमारा व्यक्ति वहां पर रहेगा तो हमारा जो है धंधा, हमारा व्यापार बढ़िया तरीके से होगा। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले तो कई देशों में इसने जो है अपने प्रतिनिधियों को, अपने अपने आदमियों को खड़ा करके रखा था ताकि उसके व्यापार में जो है कोई देरी वगैरह ना हो। जैसे हम लोग अगर ले तो अदन हो गया, मस्कट और ऐसे कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ ऐसे इस्लामिक कंट्री थी, तो अलग अलग देशों में अपने आदमियों को इसने खड़ा करके रखा था। इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। लिखेंगे टीपू ने राज्य की राज्य की नहीं तो ऐसे करेंगे, टीपू ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए टीपू ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए व्यापार एवं उद्योग पर भी ध्यान दिया। लिखेंगे टीपू ने टीपू ने कई देशों में अपने टीपू ने कई देशों में अपने प्रतिनिधि अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया। एग्जाम्पल ले लेंगे जैसे अदन, मस्कट, जेद्दा, ये भी एक कंट्री है, आदि और भी कुछ देश हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आर्थिक क्षेत्र में और कुछ पॉइंट को लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में ही हम लोग ले रहे हैं। टीपू सुल्तान जैसे देखता था, जितनी भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियां जो थी, जैसे फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल और अंग्रेज, इन इन लोगों ने जिस तरीके से कंपनियां बनाकर रखी थी, जिस तरीके से जो है भारत में और अन्य देशों में जो है पूरे विश्व में ये लोग व्यापार कर रहे थे, तो टीपू सुल्तान देखता था इन लोगों का इतना व्यापार है, टीपू सुल्तान ये चाहता था कि मैसूर, जैसे जिस तरीके से यूरोपीय
यूरोपीय लोग व्यापार करते थे, उस लेवल पर टीपू सुल्तान भी व्यापार करना चाहता था। टीपू सुल्तान चाहता था कि जिस तरीके से ये लोग यूरोपीय कंपनियां जैसे व्यापार कर रही हैं, उस लेवल पर मैसूर का भी व्यापार हो, मैसूर का भी व्यापार बढ़े, जितना उतना बढ़ जाए जितना कि यूरोपीय कंपनियां जो है यहाँ पर व्यापार कर रही हैं। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को देखता देखता था टीपू सुल्तान, और उनकी तरह ही मैसूर के व्यापार को भी बढ़ाना चाहता था। तो टीपू सुल्तान के माइंड में था ऐसा कुछ, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग। टीपू यूरोपीय व्यापारिक टीपू यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह मैसूर मैसूर के टीपू यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की तरह मैसूर के व्यापार को भी बढ़ाना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। और कुछ दो चार पॉइंट को लेंगे। और हाँ, अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पहले ही हम लोग जब आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट कर रहे थे, तो मैसूर के परिचय में ही हम लोगों ने देखा था, मैसूर का जब आर्थिक महत्व हम लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें बात किया था, वो मसालों का व्यापार, हम लोगों ने देखा था कि मसालों का व्यापार मैसूर में खूब होता था, बड़े पैमाने पर मसालों का व्यापार होता था। तो टीपू सुल्तान ने अब यह कहा कि मसालों का व्यापार अब केवल राज्य करेगा, मैसूर केवल करेगा, केवल मैं करूंगा मसालों का व्यापार, राज्य करेगा, यानी कि मैसूर राज्य करेगा, कोई विदेशी अंग्रेज वगैरह कोई नहीं करेगा मसालों का व्यापार, हम करेंगे। हम जिसको चाहेंगे उसको बेचेंगे, हम चाहेंगे अंग्रेजों को बेचेंगे, हमारी मर्जी करेगी बेचेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बेचेंगे, हम जितना चाहेंगे उतने रेट लगाकर अपने हिसाब से हम रेट में बेचेंगे। तो हम इससे जितना चाहे उतना मुनाफा कमा सकते हैं। तो मतलब कि राज्य के एकाधिकार पर, मसालों के एकाधिकार पर, मसालों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार स्थापित कर दिया टीपू सुल्तान ने, कि अभी मसालों का जो व्यापार है वो केवल राज्य करेगा, मैसूर राज्य करेगा, और किसी को हम करने नहीं देंगे। तो अंग्रेजों ने देखा ससुरा इस तरीके से जो है ये कर रहा था, जब इसने इतना सारा आर्थिक क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए, कृषि को बढ़ाना चाहता है, और भी क्षेत्रों में जो ये कार्य कार्य कर रहा है, अभी हम सैन्य क्षेत्र में भी बात करेंगे, तो अंग्रेज काफी टेंशन में आ जाते थे इसके कार्यों को देख करके। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे हम लोग। टीपू ने टीपू ने मसालों के व्यापार पर मसालों के व्यापार पर मसालों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार राज्य का एकाधिकार स्थापित किया। इसके आगे लिख लेंगे अंग्रेज इससे भी अंग्रेज इससे भी अंग्रेज चिंतित थे। अंग्रेजों को काफी टेंशन दिया था टीपू सुल्तान ने, स्थापित किया। इससे भी अंग्रेज लेकिन चिंतित थे। टीपू सुल्तान ने बहुत से तंग किया था अंग्रेजों को। एक अंग्रेजों का ब्रिगेडियर करके कोई तो था, अभी नाम मेरे माइंड में नहीं है, उसको टीपू सुल्तान ने एक बार किडनैप भी कर दिया था, इसे गिरफ्तार कर लिया था, फिर बाद में कुछ ऐसे बाद में छोड़ दिया था कुछ मौके पर। तो अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोग, और ऐसे ऐसे कार्य कर रहा था ये, अंग्रेजों को तो बेसिक सी बात है, टेंशन तो होगी ही। टीपू ने मसालों के व्यापार पर राज्य का एक अधिकार स्थापित किया। अंग्रेजों को इस बात से भी टेंशन बढ़ गई कि ससुरा क्या कर रहा है, अभी क्या करने जाएगा। तो ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, वो आप खुद दिमाग लगा लो, टीपू इस तरीके के कार्य कर रहा था। पहले तो राज्य के अभी हम लोग आर्थिक क्षेत्र में ही देखा है कि क्या क्या कार्य किया, अभी सैन्य क्षेत्र में भी देखेंगे, अन्य करके देखेंगे। तो आप देख लेना खुद ही कि इस तरीके से कोई भी शासक अगर कार्य कर रहा है,
तो अंग्रेजों को टेंशन तो होगा ही, ये तो सीधी सी बात है। अगर आगे बात करें तो टीपू सुल्तान ने जो है मतलब कि देखता था, जैसे जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, आकर के ब्रिटेन से आकर के भारत में व्यापार कर रही थी। फ्रांसीसी भी करते थे, और फ्रांसीसी करते थे, और भी जो है अन्य यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भी आकर के जगह जगह पर अपना व्यापार करती थी भारत में और साउथ एशिया में, और इधर उधर व्यापार करते थे। तो टीपू सुल्तान उनको देखता था और वो सोचता था कि जिस तरीके से ये लोग व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पर भारत में जो है कोई भी कारखाना वगैरह तो था नहीं। ब्रिटेन वालों के पास, जो यूरोप वालों के पास ही जो भी कारखाना था। भारत में तो सारी चीजें उस टाइम पर हाथ से ही बनती थी ना, हैंडमेड चीजें ही जो थी, हैंडमेड चीजें ही बनती थी हाथ से ही, जो है हस्त कारीगर हाथ से बनाते थे, उनको बेचते थे। तो इस तरीके से काम चलता था। टीपू सुल्तान के माइंड में था, उसकी सोच थी कि हम भी जो है अपना खुद का कंपनी बनाएं, और हम भी जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहाँ आए, हम भी अलग अलग देशों में जाएं, अलग अलग देशों से व्यापार करें, अलग अलग देशों में जाकर के वहां पर अपनी कंपनियों को स्थापित करें, अपनी कंपनी बनाएं, और अलग अलग देशों के साथ व्यापार करें। तो टीपू के माइंड में भी ये था। उसने ऐसे कुछ कार्य भी किए थे, जैसे उसने विदेशों से अलग अलग कारीगर भी बुलाए थे, और सैन्य उद्योगों पर उसने ध्यान दिया था। सैन्य उद्योगों पर, रेशमी कपड़ा, कागज, चीनी, और भी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा, और भी बहुत सारे उद्योगों पर उसने ध्यान दिया था। तो राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान ने जितना हो सकता था अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि राज्य की इनकम बढ़नी चाहिए। अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी, हमारी इकोनॉमी मजबूत रहेगी, तो हमारी सैन्य क्षमता भी मजबूत रहेगी, और सैन्य क्षमता हमारी मजबूत रहेगी तभी हम अंग्रेजों को टक्कर दे पाएंगे। तो टीपू का कुछ इस तरीके से जो है उसकी नीतियां कुछ इस तरीके से चलती थी। तो टीपू सुल्तान ने राज्य की इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो है उद्योगों पर भी खूब जो है जोर दिया था। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे, लिखेंगे। टीपू ने राज्य के आर्थिक टीपू ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए टीपू ने राज्य के आर्थिक विकास के लिए उद्योगों पर भी उद्योगों पर भी ध्यान केंद्रित किया, या फिर उद्योगों पर भी बल दिया। उद्योगों पर भी बल दिया। देखेंगे इसने विदेशों से विदेशों से कारीगर बुलाए, कॉमा देके लिखेंगे। विदेशों से कारीगर बुलाए, लिखेंगे। सैन्य उद्योगक उद्योगों के अतिरिक्त इसमें सैन्य उद्योगों के अतिरिक्त, कॉमा देके लिखेंगे, ऐसे ही सैन्य उद्योगों के अतिरिक्त रेशमी कपड़ा रेशमी कपड़ा उद्योग, कॉमा कागज कागज कागज, कॉमा चीनी उद्योग चीनी उद्योग, ऐसे आदि आदि कर लेंगे। आदि उद्योगों पर भी आदि उद्योगों पर आदि उद्योगों में आदि उद्योगों ऐसे लिखेंगे, आदि उद्योगों के विकास में रुचि ली। ऐसे लिखेंगे, राज्य के आर्थिक विकास के लिए उद्योगों के विकास उद्योगों के विकास पर
भी बल दिया। ठीक है, तो अभी आर्थिक क्षेत्र में हम लोगों ने देख लिया, और अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोगों ने प्रशासनिक क्षेत्र में देख लिया टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया। अलग अलग विभागों का गठन किया, और प्रशासनिक सुविधा के लिए, सरलता के लिए और कुशलता के लिए प्रांतीय शासन व्यवस्था को भी स्थापित किया, ताकि जो कि मतलब कि चेक एंड बैलेंस पर आधारित थी, कोई कोई अपनी मनमानी ना करे। और ये निर्णय लेते समय भी जो क्या करता था, थोड़ा लोकतांत्रिक अप्रोच रखता था, मतलब सभी के विचारों को सुनता था। अपने नीचे नीचे जितने भी अधिकारी कर्मचारी रहते थे, सभी के विचारों को महत्व देता था। ऐसा नहीं होता है जैसे कि कोई कोई शासक बन गया तो घमंड में जो है अपने ही विचारों को महत्व ज्यादा देते हैं, अपने विचारों को आगे रख देते हैं, और कि मतलब कि मैंने जो कह दिया तो कह दिया, अभी मेरे लोगों का विचार एक तरफ, उनका विचार एक तरफ, कि मैंने जो कह दिया तो यही होना चाहिए बस। टीपू सुल्तान का ऐसा नहीं था। टीपू सुल्तान मतलब कि निर्णय लेने में, निर्णय प्रक्रिया में थोड़ा लोकतांत्रिक अप्रोच को अपनाता था। जैसे अगर आज के हम लोग बात करें तो जो भी डीएम एसपी रहते हैं, तो नीचे से भी, उनके नीचे से अधिकारी जो उनके रहते हैं, नीचे से अधिकारियों के द्वारा भी उनके पास जो है सजेशन आते रहते हैं। उनके पास ये राइट रहता है, उनके पास ये अधिकार रहता है कि हम इसको चाहे अपनाएं या फिर ना अपनाएं। वो उसको, उनके पास वो रहता है राइट कि हम उनको हटा दें या फिर उनके विचार को महत्व दें। तो टीपू सुल्तान ऐसा करता, सभी के विचारों को देखने के बाद डिसीजन लेता था। और अगर प्रशासन में हम लोग बात कर ले तो ग्रामीण शासन प्रशासन कैसी थी उस टाइम पर, तो जैसे आज हमें पंचायती राज जैसे है भारत में, तो उस टाइम पर भी पंचायती राज था। दक्षिण भारत में पंचायती राज पहले से ही काफी मजबूत रहा है। चोलों के टाइम पर, विजयनगर के टाइम पर, विजयनगर साम्राज्य एम्पायर के टाइम पर जो है पंचायती शासन व्यवस्था जो है काफी मजबूत रहा है। तो पहले से ये चलती आ रही थी। टीपू सुल्तान ने उसमें बहुत ज्यादा जो है छेड़छाड़ नहीं किया, उसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया, उसको चलने दिया, तो चल ही रहा था इस तरीके से। तो इस इतना हम लोगों ने गहराई में नहीं लिखा जा करके। तो उसके बाद हम लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में देख लिया कि टीपू सुल्तान जो है यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों की तरह अपने मैसूर के व्यापार को बढ़ाना चाहता है। कंपनियां अपने खुद के कारखाने लगाना चाहता है कि हम जाए विदेशों में जो है हम भी व्यापार करें, जैसे विदेशी कंपनियां आकर के यहाँ पर व्यापार करें, हम भी जाए विदेशों में, हम भी अपना व्यापार जो है बढ़ाए। कृषि को बढ़ाना चाहता है, और इसकी ये सोच भी है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत रहेगी तभी जो है हमारी सैन्य क्षमता मजबूत रहेगी। तो अभी हमने प्रशासन पे, आर्थिक क्षेत्र में बात कर लिया टीपू सुल्तान ने क्या क्या काम किया था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सैन्य क्षेत्र में देख लेंगे टीपू सुल्तान ने सैन्य मजबूती के लिए क्या क्या कार्य किए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रशासनिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में देख लिया कि टीपू सुल्तान ने क्या क्या कार्य किए थे। और अभी हम लोग देखेंगे सैन्य क्षेत्र में टीपू सुल्तान ने ऐसे क्या कार्य किए थे। तो एक छोटा सा हेडिंग देंगे, सैन्य क्षेत्र में टीपू सुल्तान के कार्य सैन्य क्षेत्र में। तो बात करें अगर सैन्य क्षेत्र में, तो टीपू सुल्तान ने सेना को अपने मॉडर्न तरीके से अपने सेना को जो है मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग देने पर ध्यान दिया था, सेना के आधुनिकीकरण पर जोर दिया था। और हम लोगों ने पीछे भी बात किया कि टीपू सुल्तान और फ्रांसीसी के बीच अच्छे संबंध थे, ठीक ठाक संबंध थे। तो फ्रांसीसी भी टीपू सुल्तान को सपोर्ट करते रहते थे। तो फ्रांसीसियों की मदद से टीपू सुल्तान ने थल सेना का निर्माण किया। और टीपू सुल्तान ने क्या किया था, अपने जो सेना थी, उसके जो सैनिक थे टीपू सुल्तान के, उन सैनिकों को टीपू सुल्तान ने मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू किया था, उनको मॉडर्न तरीके से ट्रेंड किया। और उसके साथ साथ टीपू सुल्तान ने तोप और बंदूक के कारखाने भी लगवाए। और ऐसा कहा जाता है कि जो आज हमें रॉकेट देखने को मिलता है, युद्ध में रॉकेट का यूज़ होता है, तो रॉकेट का पहला यूज़ टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था, ऐसा कहा जाता है। इतिहासकार ऐसा लिखते हैं। हालांकि रॉकेट का यूज़ पहले भी होता था सिग्नल वगैरह दिए जाने के लिए, लेकिन युद्ध में पहला यूज़ रॉकेट का टीपू सुल्तान ने किया था, ऐसा कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान क्या करता था, जैसे मान लो ये रॉकेट हो गया, तो यहाँ पर ऐसे 4-4 फीट के ऐसे लंबे लंबे तलवार टीपू सुल्तान इसे बांध देता था।
तो जब ये ऊपर जा करके ऐसे ब्लास्ट होता था, ये रॉकेट, जब ये रॉकेट ऐसे ऊपर जा करके ब्लास्ट होता था, तो ये जो तलवार रहते थे ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हुए नीचे गिरते थे। तो जो सामने वाली सेना थी, अंग्रेजों की सेना या फिर किसी की सेना हो, तो अंग्रेजों की सेना को काफ़ी जो है सैनिक सैनिक उसमें मारे जाते थे इस तलवारों की वजह से। घूमते घूमते गिरता था, तो अंग्रेजों की सेना को काफ़ी नुकसान होता था। तो टीपू सुल्तान काफ़ी खतरनाक व्यक्ति था, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इन सब पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिख लेंगे, टीपू ने टीपू ने सेना के टीपू ने सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया तथा सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया तथा फ्रांसीसियों की मदद से फ्रांसीसियों की मदद से थल सेना का निर्माण किया। थल सेना का निर्माण किया, कॉमा देके लिखेंगे, अपने सैनिकों को अपने सैनिकों को आधुनिक तरीके से आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया। उसका आगे लिखेंगे, और तोप और बंदूक के कारखाने भी लगवाए। तो पर बंदूक के कारखाने भी लगाए। तो ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो टीपू सुल्तान जब देखता था अंग्रेजों के पास जो है नौसेना अंग्रेजों की काफ़ी मजबूत है, तो टीपू पे ये विचार थे कि हमारे हमारी भी नौसेना जो है मजबूत रहनी चाहिए। तो नौसेना के मजबूती के लिए टीपू सुल्तान ने कई सारे जो है नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण की प्लानिंग बनाई थी। उसने उसने प्लानिंग तो बनाई थी, बड़ी संख्या में जो है जहाज़ों के निर्माण की प्लानिंग बनाई थी उसने, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी, उस हद तक सफलता नहीं मिली थी जहाँ तक उसने सोचा था। क्यों? क्योंकि उसके कारण कुछ ऐसे थे कि हम लोग अभी देखेंगे, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान की इनकम जो थी लगभग आधी हो गई थी। तो उसकी आय आधी हो गई थी। तब जब इनकम ही कम हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा सेना पर तो खर्च नहीं कर पाएंगे। प्रशासनिक खर्चे और भी खर्चे होते हैं, वो सब भी देखने पड़ते हैं, और सैनिकों को वेतन वगैरह देने रहते हैं। तो खर्चे बहुत रहते हैं, और उसकी आय जो है वो कम हो गई थी। तो जब इनकम कम हो गई थी, आप सेना पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। तो कि एक कारण था कि टीपू सुल्तान ने प्लानिंग तो किया था कि हम जो है नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण करेंगे बड़ी संख्या में, लेकिन उस उतना ज़्यादा कर नहीं पाया था वो। और जो जहाज़ रहते हैं रातों रात तो बन नहीं जाते, उनमें काफ़ी समय लगता है। जैसे अभी शुरू किया तो कल कल तक वो बन नहीं जाएंगे, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जहाज़ों के निर्माण में काफ़ी टाइम लगता है, रातों रात वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो टीपू के पास टाइम भी कम था। अगर हम बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली ने भी अपनी सेना को जो है मजबूत करने के लिए ऐसा प्रयास किया था। लेकिन सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने हैदर अली की सेना को इतना कमज़ोर कर दिया था, मतलब कि उसके पास उसकी जो सेना थी लगभग नष्ट ही हो गई थी। तो जब हैदर अली की मृत्यु हो गई, जब टीपू आया था, तो टीपू सुल्तान को उतनी बड़ी सेना मिली नहीं थी, और हैदर अली ने अंग्रेजों के नौसैनिक जो क्षमता थी उसके 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 संदर्भ में उसने हैदर अली ने कुछ बात कही थी। ऐसा एक कथन कहा था कि मैं अंग्रेजों को स्थल पर तो हरा सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। हैदर अली ने खुद ये बात कही थी। अंग्रेजों की जो नौसैनिक क्षमता थी, उस अंग्रेजों की जो नौसैनिक महत्व था, उसके संदर्भ में हैदर अली ने ये बात कही थी, मैं अंग्रेजों को स्थल पर तो हरा सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। हैदर अली ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो अंग्रेज थे
ये हमने बात किया था बंगाल, अवध, दिल्ली पूरा अंग्रेज जीत चुके थे और इधर कर्नाटक क्षेत्र में अंग्रेज थे। हैदराबाद में भी थोड़ा उनका प्रभाव था। तो अंग्रेज जैसे ही हैदर अली जहाँ मैसूर पर उनको थोड़ा जो है अटैक करके अंग्रेजों की स्थिति जो है हालत ख़राब कर देता था, ऐसी कुटाई करता था अंग्रेजों की, तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से संसाधन जो है मंगा लेते थे। सैनिकों की ज़रूरत हो गई या फिर कुछ संसाधन हथियार वगैरह, तो बंदूक जिसकी भी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे संसाधन की ज़रूरत पड़ती थी अंग्रेज मंगा लेते थे। या फिर ब्रिटेन यहाँ पर छोटा सा राज था, ब्रिटेन से खुद अपने देश से ही मंगा लेते थे कि चलो यहाँ से भारत में, पूरे भारत में छोटे बड़े कई उनके व्यापारिक केंद्र थे अंग्रेजों के, तो यहाँ से मंगाते थे, ब्रिटेन से भी मंगाते थे। तो एक छोटा सा राज्य जो है पूरे दुनिया पर कब्जा करने निकला था। और हैदर अली ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को जो है स्थल पर तो हरा सकता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। समुद्र छोटा बड़ा तो है नहीं, समुद्र छोटा तो है नहीं, बहुत ही बड़ा समुद्र है। तो अंग्रेजों को जैसे ही जरूरत पड़ती तो समुद्र के जरिए जो है तुरंत किसी भी सैनिक मान लो मारे गए, हैदर अली ने अंग्रेजों के सैनिकों को नुकसान पहुंचा दिया, मान लो सैनिक मारे गए, तो अंग्रेज क्या करते थे, समुद्र के जरिए जो है जहाज से अपने सैनिकों को बुला लेते थे। तो हैदर अली ने खुद ये बात कही थी, कई एक अवसर पे उससे पूछा गया था, तो हैदर अली ने खुद मृत्यु से पहले ये बात कही थी। तो जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो जब टीपू सुल्तान शासक बना, तो टीपू सुल्तान को उतनी बड़ी सेना मिली ही नहीं थी। हालांकि टीपू सुल्तान को छोटी सेना मिली थी, लेकिन टीपू सुल्तान अपनी सैन्य मजबूती के लिए प्रयास कर रहा था, लगातार वो कोशिश कर रहा था। टीपू सुल्तान ने नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण की भी प्लानिंग बनाई थी, लेकिन उतना वो बना नहीं पाया था। क्यों? क्योंकि आर्थिक तंगी आ गई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अभी हम देखेंगे, टीपू जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो लगभग आधा भूभाग टीपू सुल्तान से ले लेते हैं। जब भूभाग चला गया तो इनकम तो कम हो गई, तो आप सेना पर खर्च नहीं कर पाएंगे, उतना ज़्यादा नहीं खर्च कर पाएंगे। तो ये पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। देखेंगे टीपू सुल्तान नौसैनिक महत्व, टीपू सुल्तान नौसैनिक महत्व को भी समझता था। लिखेंगे उसके आगे, समझता था। इसने बड़ी संख्या में नौसैनिक जहाज़ों नौसैनिक जहाज़ों जहाज़ों के निर्माण की योजना बनाई। प्लानिंग तो कर लिया था इसने और उसमें लग भी गया था, योजना बनाई। लेकिन क्या हुआ, हमने अभी बात किया, हालांकि सीमित सफलता मिली। मतलब जितना उसने सोचा था उतना सफलता नहीं मिला उसको, सीमित सफलता मिली। हैदर अली ने जहाज़ों का निर्माण इसलिए भी करना शुरू किया था क्योंकि देखता था अंग्रेज़ों के पास जो हथियार थे, जो उनके सैनिक थे आधुनिक तरीके से, मॉडर्न मॉडर्न हथियार थे, उनके सैनिक भी आधुनिक तरीके से लड़ते थे। तो हैदर अली ने सोचा कि हमें अंग्रेज़ों के स्टाइल में ही उनको हराना पड़ेगा। तो इसलिए टीपू सुल्तान ने जो है नौसैनिक जहाज़ों के निर्माण की प्लानिंग की थी। उसको सफलता भी मिली नहीं थी। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो हमने बात किया अभी, हमने कर्नाटक के युद्ध में देखा कौन किसके किसके बीच हुआ, फ्रांसीसी और दूसरी तरफ से ब्रिटेन वाले। तो जो 18वीं सदी में व्यापार के लिए एकाधिकार को लेकर जो युद्ध चल रहा था, उसमें ब्रिटेन के साथ कई देशों का जो है प्रतिस्पर्धा होती रहती थी ब्रिटेन के साथ। जैसे यूरोपीय हमने अभी देखा कर्नाटक युद्ध में ही, और जब यूरोपियों का आगमन हुआ भारत में, तो हॉलैंड, पुर्तगाल, फ्रांसीसी और डेनमार्क, इन सब देशों के साथ ब्रिटेन वालों का जो है काफ़ी प्रतिस्पर्धा हो रहा था, काफ़ी टकराव होता था इन सब देशों में ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की दुश्मनी लगभग यूरोप के सभी देशों से थी, लगभग सभी देशों से थी। तो जो ब्रिटेन के जो विरोधी देश थे,
वो सब मिल के ब्रिटेन को घेरने की प्लानिंग कर रहे थे कि चलो अभी ब्रिटेन को मार जो है मिल के पीटने का ऐसा प्लानिंग कर रहे थे। तो जो टीपू सुल्तान था उसको ये समझ थी कि कौन कौन से देश मतलब हैं जो कि ब्रिटेन अंग्रेजों के जो है विरोधी हैं। टीपू सुल्तान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी समझ थी, उसको ठीक ठाक समझ थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसका ध्यान रहता था। तो टीपू सुल्तान क्या करता था, आज भी हमें ये फॉर्मूला देखने को मिल जाता है कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है। इसी जो शत्रु है एनिमी, शत्रु का शत्रु जो है वो हमारा मित्र है। तो टीपू सुल्तान के टीपू सुल्तान का शत्रु कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेजों के शत्रु टीपू सुल्तान के दोस्त हो गए। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के जो विरोधी राष्ट्र होते थे उनसे जो है संपर्क बनाए हुए रखा था कि उनसे मदद वगैरह ऐसा मांगता रहता था, उनसे अच्छे खासे संबंध बना कर रखा था टीपू सुल्तान ने। तो योग्यता तो थी टीपू सुल्तान के अंदर अंदर। अब अब आप खुद समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई शासक है तो वो अंग्रेजों को कैसे भारत में आगे बढ़ने देगा। मान लो मराठे कितने भी ताकतवर थे, अंग्रेजों ने कहा पहले इसको हटाओ, जो हैदर अली है और जो टीपू सुल्तान है ये दोनों बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं, पहले इनको रास्ते से हटाओ। अंग्रेजों ने माइंड लगा लिया था कि अगर ये आगे अगर टिक गए तो आगे हमारे लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। क्योंकि इस तरीके के सोच रखने वाला कोई शासक जो लगातार अपने इनकम को बढ़ाए जा रहा है, अपनी सैन्य मजबूती को लगातार और मजबूत किया जा रहा है, अपनी सैन्य क्षमता को, आर्थिक सुधार और दूरदर्शी सोच वाला कोई शासक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ रखने वाला शासक, इस तरीके का जो विचार रखने वाला शासक है वो आगे हमें खतरा बन सकता है। तो अंग्रेजों ने कहा कि मराठों को हम बाद में देख लेंगे, मराठे भले ही कितने पावरफुल हो उनको हम बाद में देख लेंगे, निजाम को हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको निपटाओ, इसको पहले निपटाते हैं, हैदर अली को और टीपू सुल्तान को निपटाते हैं। तो हैदर अली तो वैसे ही कैंसर से मर चुका था, तो अंग्रेजों ने कहा पहले टीपू सुल्तान को हम निपटाते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को जो है प्राथमिकता पर रखा था। तो ये पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राज्यों से उसने संबंध बनाए रखा था। लिखेंगे टीपू को ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों की भी समझ थी। टीपू को ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रों की भी समझ थी, उसने जैसे करके एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे फ्रांस, और बात करें पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, फ्रांस, अफगानिस्तान और तुर्की, एक ऐसे कई देश थे जिनका ब्रिटेन के साथ जो है प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। ऐसे कई देश थे जो ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे। फ्रांस, अफगानिस्तान, तुर्की आदि आदि राष्ट्रों से, नहीं ऐसे लिखेंगे, आदि इन राष्ट्रों से टीपू ने संबंध बनाकर रखा, संबंध बनाए रखा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम सैन्य क्षेत्र में ही और एक दो पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की बात करें तो फ्रांस में कुछ ऐसा होता है 1790 के दौर में फ्रांस में एक नए शासक का उदय होता है नेपोलियन नाम से। आप लोगों ने नाम सुना होगा, विश्व इतिहास में हम पढ़ेंगे, डिटेल से विस्तार में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे नेपोलियन का जिक्र करना पड़ेगा हमें। तो 1790 में नेपोलियन का उदय होता है फ्रांस में। ये एक बहुत ही खतरनाक शासक माना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि पूरे यूरोप पर अपना जो है कब्जा करना चाहता था। नेपोलियन बोनापार्ट कुछ इस तरीके से इसकी जो है नीतियाँ थी, बहुत ही आक्रामक नीति भी अपनाता था ये। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, तो फिलहाल हम उसको विश्व इतिहास में पढ़ लेंगे। तो
1790 के दौर में ऐसा कुछ होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और वो ब्रिटिश विरोधी था। ब्रिटेन का हमेशा विरोध करता था, वो ब्रिटिश विरोधी था ये। और ये बात लगभग सभी को समझ में आती थी कि ये ब्रिटिश विरोधी है, और टीपू सुल्तान को भी ये बात पता था कि ये ब्रिटिश विरोधी है। तो टीपू सुल्तान क्या करता था, इसको टिप्पू सुल्तान ने हेल्प के लिए कुछ पत्र वगैरह लिखा था टिप्पू सुल्तान ने कि हम भाई हमें हेल्प चाहिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो टिप्पू सुल्तान ने इसको पत्र वगैरह भी लिखा था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए मदद मांगी थी नेपोलियन से। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे एक बार। 1790 के दशक में 1790 के दशक में नेपोलियन 1790 के दशक में नेपोलियन का तेजी से उदय हुआ। और उसका ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण स्पष्ट था। आगे लिखेंगे, टीपू ने नेपोलियन टीपू ने ऐसे लिखेंगे, टीपू ने मदद के लिए नेपोलियन से पत्राचार किया। यानी कि नेपोलियन को टीपू सुल्तान ने मदद के लिए पत्र लिखा था। अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोग बात करें तो जो टीपू सुल्तान के जो सैनिक थे, टीपू सुल्तान ने उनको मॉडर्न तरीके से जो है ट्रेन करके रखा था, पूरा ट्रेनिंग दिया था। तो जो टीपू सुल्तान के सैनिक थे वो टीपू सुल्तान के प्रति जो है, अपने राज्य के प्रति, अपने शासक के प्रति बहुत ही जो है निष्ठावान थे। इस बात के हमें प्रमाण मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ऐसी कुछ घटनाएं घटी थी जहाँ से हमें प्रमाण मिलते हैं। जैसे एक श्रीरंगपट्टनम जो था वो मैसूर की राजधानी थी। तो ऐसा हमें देखने को मिलेगा अभी आगे जब हम तीसरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तो अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को पूरी तरीके से जो है घेर लिया था। टीपू सुल्तान के किले को अंग्रेजों ने पूरी तरीके से घेर लिया था। उसके कुछ कारण भी थे, जैसे उस टाइम पर भी जो टीपू सुल्तान के सैनिक थे, कुछ सैनिकों ने जो है टीपू सुल्तान के कुछ सैनिक जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। मतलब टीपू सुल्तान के कुछ सैनिकों ने टीपू सुल्तान के साथ ही जो है धोखाधड़ी किया था, गद्दारी किया। टीपू सुल्तान के सैनिकों ने उसी के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए थे, और लेकिन कुछ सैनिक उसी के साथ जो है अंत तक उसके साथ ही लगे हुए थे। मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी टीपू सुल्तान की, तब तक उसी के साथ लगे हुए थे। इससे जब अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर पूरी तरीके से घेरा बना लिया था, तो टीपू सुल्तान को एक ऑफर दिया गया था। अंग्रेजों ने एक ऑफर दिया था, एक प्रश्न उसको ऑफर दिया था टीपू सुल्तान को कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर तुम हमसे युद्ध करो। अंग्रेजों ने ऑफर दिया था कि या तो फिर तुम हमारे अधीन हो जाओ, हमारा गुलाम बन करके रहो, या फिर जो है युद्ध में हमसे लड़ो। तो टीपू सुल्तान ने उस टाइम पर कहा था कि शेर की तरह एक दिन जीना भेड़िए की तरह 1000 दिन जीने से बेहतर है। शेर की तरह एक दिन जीना भेड़िए की तरह 100 दिन जीने से बेहतर है। टीपू सुल्तान ऐसे कुछ मतलब कि भारी भारी भाषण भी देते रहता था, तो उसके कारण उसके जो सैनिक थे उनमें काफी मतलब कि उत्साह भरा आता था। उसके कुछ सैनिकों ने तो गद्दारी कर दिया था पैसों और कुछ लालच में, अंग्रेज छोटे मोटे लालच देते रहते थे। तो उसके कुछ सैनिकों ने जो है गद्दारी कर लिया टीपू सुल्तान के साथ, लेकिन कुछ सैनिक उसके इतने निष्ठावान थे कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक उसके साथ लगे थे, तब तक उसके साथ लड़ते रहे, अंग्रेजों का विरोध करते रहे थे।
ऐसा हमें देखने को मिलता है। चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध, जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो टीपू सुल्तान को भागने का भी मौका मिला था कि आप भाग सकते हो घोड़े के साथ, लेकिन वो भागा नहीं, उसने पैदल लड़ने को जो है ज़्यादा पसंद किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की कभी गुलामी अधीन स्वीकार नहीं की, कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की टीपू सुल्तान ने। उसने कहा था कि मैं लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, लेकिन कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। तो मतलब कि वो काफ़ी साहसी व्यक्ति था, इसलिए तो उसको योग्य कहा जाता है। तो इस इससे घटना ऐसे ऐसे कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं जिससे हमें कहा जाता है कि, ऐसे कहते हैं लोग, इतिहासकार कहते हैं कि जो टीपू सुल्तान के सैनिक थे, उसके प्रति, अपने राज के प्रति जो है पूरी पूरी तरह से निष्ठावान थे, अपनी पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ रहते थे, पूरी निष्ठा के साथ युद्ध में भाग लेते थे। ऐसा जो ब्रिटिश विद्वान हैं, जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो खुद ही ऐसा लिखते हैं। वो जो ब्रिटिश विद्वान हैं, वो स्वयं ऐसा लिखते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे। देखेंगे टीपू टीपू सुल्तान के सैनिक टीपू सुल्तान के सैनिक अंत तक अंत तक पूरी निष्ठा के साथ अंत तक पूरी निष्ठा के साथ टीपू के पूरी निष्ठा के साथ टीपू का साथ दिया। वेतन वगैरह टीपू सुल्तान टाइम टाइम पर देता रहता था। टीपू सुल्तान के सैनिकों ने अंत तक पूरी निष्ठा के साथ टीपू का साथ दिया। लिखेंगे इसका उल्लेख, तो ऐसे लिखेंगे, ब्रिटिश ब्रिटिश विद्वान भी इसका उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने सैन्य क्षेत्र में क्या क्या किया था टीपू सुल्तान ने। अब इस तरीके का कोई शासक रहेगा, इस तरीके से जो है अपनी नीतियों को रखेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो अंग्रेज बेसिक सी बात, सीधी सी बात है, उससे डरेंगे ही, खतरे के तौर पर तो उसको देखेंगे। और अगर अंग्रेज नहीं अगर ध्यान देते टीपू सुल्तान पर, अगर कुछ समय के लिए छोड़ देते टीपू सुल्तान को, ऐसा हो सकता था आगे वो बड़ी चुनौती देता अंग्रेजों को, ऐसा हमें इतिहास में देखने को मिल सकता था। तो फिलहाल अभी हमने उसके कार्यों पर देख लिया, अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ अन्य करके देख लेंगे। टीपू सुल्तान ने कुछ और भी काम किए थे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य में अगर हम बात करें तो फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 99 के आसपास। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 से 1799 के पास। तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी, उस टाइम पर एक पार्टी थी, एक दल का उदय होता है, जो हमें देखने को मिलता है विश्व इतिहास में। हम देखेंगे इसको बहुत ही विस्तार से, तो यहाँ पर देख लेते हैं। पार्टी रहती है, एक दल का नाम हमें देखने को मिलता है, जिसे हम जैकोबिन क्लब कहते हैं। जैकोबिन पार्टी जैकोबिन पार्टी ये पार्टी मतलब कि ऐसे गरीब छोटे मोटे लोगों को मतलब मिला के बनी हुई थी, जो कि इसका मुख्य जो था बेस समानता, स्वतंत्रता, वैसा भाईचारा। तो मतलब कि इन सब विचारों को ज़्यादा महत्व दिया गया था इस पार्टी में। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था, टीपू सुल्तान ही जाकर के इस पार्टी से मिल गया था। जैकोबिन पार्टी से जाकर टीपू सुल्तान मिल गया था। क्यों मिल गया था? ये स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के मूल्यों पर आधारित था। इन विचारों को ज़्यादा महत्व दिया गया था इस दल के द्वारा।
तो टीपू सुल्तान जाके मिल गया था ये दिखाने के लिए कि हम फ्रांसीसी के साथ हैं, हम फ्रांसीसियों के साथ खड़े हैं, ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोगों को ये पता चलेगा कि टीपू सुल्तान साथ है फ्रांसीसियों के। और जब फ्रांसीसियों को ऐसा लगेगा टीपू सुल्तान हमारे साथ हैं, तभी तो उसकी भी हेल्प करेंगे ना, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए फ्रांसीसी टीपू सुल्तान की मदद करेंगे। तो टीपू सुल्तान जा करके इस पार्टी से मिल गया था, और फ्रांसीसी आते जाते रहते थे, हमने बात किया व्यापार वगैरह तो करते ही थे भारत में, तो आते जाते रहते थे, टीपू सुल्तान को समझाते भी थे कि ये जो अंग्रेज हैं आज नहीं तो कल तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको घेरेंगे जरूर। तो टीपू सुल्तान समझ गया था, इस बात को समझता था टीपू सुल्तान। तो उसने मतलब कि स्वतंत्रता के आग में एक श्रीरंगपट्टनम, हमने बात किया उसकी राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम में एक पेड़ लगाता है, एक वृक्ष लगाता है, स्वतंत्रता की आग में एक वृक्ष लगाता है कि हमें अभी किसी भी तरीके से ये जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करके हमें अंग्रेजों से यहाँ से खदेड़ना है, अंग्रेजों को यहाँ से हटाना है। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो हम लोग ये पॉइंट को नोट करेंगे एक बार। लिखेंगे फ्रांसीसी टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित एक जैकोबिन क्लब नामक पार्टी की सदस्यता ली। टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जैकोबिन क्लब नामक पार्टी की सदस्यता ली और स्वतंत्रता की आग में श्रीरंगपट्टनम में एक वृक्ष लगाया। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान कुछ कार्य करता था। तो दोस्तों अभी तो हम लोगों ने सिर्फ देखा कि टीपू ने क्या क्या कार्य किए थे, टीपू सुल्तान के बड़े बड़े कार्यों को अभी हम लोगों ने देखा, उसकी प्रशंसा क्यों होती थी, उसके योग्यता की चर्चा क्यों होती थी, अभी हम लोगों ने सिर्फ इस पॉइंट पर बात किया। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण थे, कुछ ऐसे भी मामले थे जहाँ पर टीपू सुल्तान कई मोर्चों पर विफल भी रहा था। कुछ कई कारणों से टीपू सुल्तान की जो है आलोचना भी की जाती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उन बिंदुओं पर बात करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, टीपू सुल्तान की आलोचना क्यों की जाती है उसको देख लेंगे। तो नोट करके लिख लेंगे उसकी आलोचना क्यों की जाती है। तो लिखेंगे नोट में लिखेंगे हम लोग पहला पॉइंट। तो अभी हम लोगों ने सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लिया, तो उसमें हमने देखा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध और सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों बराबरी पर समाप्त हुआ, दोनों अनिर्णायक रहा। ये सिद्ध नहीं हो पाया कि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, टीपू सुल्तान मैसूर ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर अंग्रेज। लेकिन तीसरे और चौथे युद्ध में क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, उस सब पे हम चर्चा करेंगे। अभी हम जब तीसरे आंग्ल मैसूर और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे अच्छे से विस्तार में। लेकिन तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है, टीपू की पराजय हो जाती है। इसका एक कारण ये भी माना जाता है, क्योंकि जो निजाम और मराठे ये पूरी तरीके से चले गए थे अंग्रेजों के साइड।
अंग्रेजों ने कुछ छोटे-मोटे लालच देके एक गुंटूर जिला था, जैसे इधर अंग्रेज हो गए, इधर हैदराबाद हो गया, इधर मैसूर, इधर मराठे हो गए। तो निजाम और मराठों के बीच एक गुंटूर जिला करके था, उसके बीच में दोनों के बीच विवाद था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, गुंटूर जिला को अंग्रेजों ने कहा कि ले लो भैया, तुम ले लो, ले लो, और कुछ पैसे वगैरह भी दे दिया निजाम को, कहा कि ठीक है तुम ले लो, लेकिन तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा हैदर से लड़ने के लिए। तो वैसे भी ये तो इसको देखना पसंद नहीं करते थे, मराठे भी इसको देखना पसंद नहीं करते थे। बस मराठों ने, जब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था अंग्रेजों के साथ, तो उस टाइम पर भले अंग्रेजों ने इसका साथ दिया हैदर अली का, क्योंकि परिस्थितियां वैसी थी, साथ देना पड़ा था। लेकिन अभी तो नहीं है ना, अभी पहला आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध खत्म हो चुका था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया, और अंग्रेजी इस बात को समझ चुके थे अच्छी तरीके से कि जहां अगर ये तीनों शक्तियां एक हो जाएंगी तो हमें जीतना मुश्किल हो जाएगा, हम इसे जीत नहीं पाएंगे, स्थल पर इनसे जीतना लगभग बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मराठों ने इस बात को समझ लिया था कि अगर हमें जीतना है मैसूर से, टीपू सुल्तान से, तो उसके लिए जरूरी है कि मराठे और निजाम पूरी तरीके से हमारे साथ हों। तो ऐसे कुछ लालच, पैसे, छोटे मोटे क्षेत्र देकर के अंग्रेजों ने निजाम और मराठों को अपनी तरफ मिला लिया था, अपने झांसे में, अपने कूटनीति के जरिए दोनों को अपनी तरफ मिला लिया था। लेकिन हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देख रहे थे, तो वहां पर उस टाइम पर कौन था, मैसूर मैसूर का शासक था हैदर अली। तो हैदर अली ने जो है मराठों और निजाम को, हैदर अली ने मराठों निजाम को जो है कुछ न कुछ लालच देके, छोटे मोटे लालच ही दे करके अपने साथ मिला कर रखा था। हैदर अली बैलेंस बनाकर चलता था, मराठी निजाम जैसे उसकी तरफ जाते थे अंग्रेज की तरफ, हैदर अली कुछ ना कुछ छोटे मोटे लालच देके, क्षेत्र पैसों का लालच देके उन्हें अपनी तरफ मिला लेता था। तो इससे क्या होता था, अंग्रेजों की स्थिति कमजोर होती थी और हैदर अली का पलड़ा भारी पड़ने लगता था। तो हैदर अली ऐसे कायदे से कुटाई भी करता था कुछ युद्धों में, कुछ लड़ाइयों में। हैदर अली ने लड़ाई भी, कुटाई भी किया था अंग्रेजों को, क्योंकि हैदर अली भी समझता था कि जो मराठे और निजाम है हमारे साथ रहेंगे तो हमारी स्थिति ज़्यादा मजबूत रहेगी और हम अंग्रेजों को यहाँ से जो है भगा पाएंगे, अच्छे से उनको कूट पाएंगे। लेकिन टीपू सुल्तान क्या था, टीपू सुल्तान समझता तो था, लेकिन ये थोड़ा मतलब कि जिद्दी टाइप का था, ढीठ व्यक्ति था थोड़ा, मतलब कि एटीट्यूड इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा था। इसे आज हमें, अभी ये जो पुष्पा फिल्म निकल गई है, मैं झुकेगा नहीं साला करके अल्लू अर्जुन बोलता है, तो वो फिल्म तो बहुत ही बाद में निकल गई, लेकिन टीपू सुल्तान का एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही था। टीपू सुल्तान भी ये कहता था मैं झुकूंगा नहीं, भले ही कुछ हो जाए। तो यहाँ पर इसे टीपू सुल्तान की कूटनीतिक विफलता के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने निजाम और मराठों निजाम को अपनी तरफ खींचने में, उन्हें अपनी तरफ मिलाने में असफल रह गया था। ऐसा कहा जाता है कि हैदर अली अगर जिंदा होता तो ऐसा हो सकता था, वो कुछ पैसे, कुछ क्षेत्र दे करके, कुछ न कुछ छोटे मोटे लालच देके अपनी कूटनीति चलाकर जो है मराठों निजाम को अपनी तरफ खींच लेता। अंग्रेजों के साइड गए तो थे वो, लेकिन उन्हें अपनी तरफ खींच लेता। लेकिन टीपू सुल्तान ऐसा नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता था। वो पुष्पा बन गया था पूरी तरीके से, और अंग्रेजों ने उसका फायदा उठा लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। कहा ठीक है अब हम तुमको बताएंगे। तो बैलेंस नहीं बना पाया ना ये, टीपू सुल्तान बैलेंस नहीं बना पाया, निजाम और मराठों को अपनी तरफ खींच नहीं पाया, अंग्रेजों की स्थिति काफी मजबूत हो गई और टीपू सुल्तान हार गया। तो टीपू सुल्तान की आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि वो कूटनीति करने में विफल रह गया था। आपको कूटनीति में झुकना पड़ता है, लेकिन वो झुकना नहीं चाहता था, इसलिए विफल रह गया और तीसरे युद्ध में हार जाता है। और चौथे युद्ध में भी हमें यही देखने को मिलता है। चौथे युद्ध में भी टीपू सुल्तान की पराजय हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे एक बार, फिर आगे देखेंगे। लिखेंगे तीसरे और चौथे, तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, तीसरे और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय हुई, टीपू की पराजय हुई।
लिखेंगे इन दोनों युद्धों में आंग्ल मैसूर युद्ध में इन दोनों युद्धों में निजाम और मराठों इन दोनों युद्धों में निजाम और मराठों ने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया देखेंगे इसे टीपू की कूटनीतिक विफलता के तौर पर देखा जाता है। टीपू की कूटनीतिक विफलता को देखा जाता है क्योंकि वो कूटनीति करने में सफल नहीं हो पाया था। और क्या अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ टीपू सुल्तान की ही गलती थी? नहीं, और भी कारण थे। टीपू सुल्तान मान लो कूटनीति करने में सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, लेकिन उसके और भी कारण थे क्योंकि वो दौर ही ऐसा चल रहा था, वो परिस्थितियां ऐसी चल रही थी कि उस टाइम पर कोई राजनीतिक एकता नहीं थी। जैसे आज हमारे इंडिया का एक झंडा है, उस टाइम पर कोई ऐसा राष्ट्रीय प्रतीक नहीं था, कोई भी झंडा वगैरह कुछ नहीं था, तो लोगों में राजनीतिक एकता बिल्कुल ही नहीं थी। जिसको भी जहाँ मौका मिलता था जो है किसी भी तरीके से बस गद्दी पे कब्जा करके अपना अलग राज्य बनाकर शासन करने लगता था। वो दौर ही ऐसा चल रहा है, वो परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि कोई भी जो है छोटे मोटे लालच देके किसी को भी अपनी तरफ मिला लेता था। तो अंग्रेजों ने ठीक वैसा ही किया था। और कारण की बात करें हम लोग तो टीपू की गलती तो थी, परिस्थितियां भी ऐसी थी, और साथ ही साथ अंग्रेज ज्यादा चालाक थे, ये भी कारण था। अंग्रेजों ने झांसा दिया था निजाम और मराठों को, अच्छा खासा लालच दिया था, तो लोग जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो अंग्रेजों ने भी बढ़िया से कूटनीति की थी, अंग्रेज भी काफी चालाक थे। इसका ये भी कारण है कि टीपू की गलती थी, परिस्थितियां भी थी, लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। अंग्रेजों ने क्या कहा था निजाम और मराठों को कि भैया हम जीत के जो है मैसूर का जो आधा भूभाग है मैसूर का, वो हम लोग मतलब कि बांट कर ले लेंगे। तो ऐसा मतलब मराठों और निजाम को अंग्रेजों ने ऐसा झांसा दिया था कि हम मैसूर को हराकर, टीपू सुल्तान को हराकर उसके क्षेत्र पर कब्जा करके हम लोग तीनों आधा आधा बांट लेंगे। तो कुछ इस तरीके का लालच दिया था। तो अभी हम लोग तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ेंगे, तो वहां पर चर्चा करेंगे अच्छे से। सेकंड पॉइंट की बात करें तो टीपू सुल्तान की आलोचना क्यों की जाती है? टीपू सुल्तान की आलोचना कुछ धार्मिक नीतियों के कारण भी की जाती है। जैसे ऐसा कहा जाता है, ये मैसूर हो गया और इधर केरल का ये जो मालाबार तट हो गया, ये पूरा तटवर्ती इलाका को हम लोग मालाबार तट कहते हैं ना। मालाबार तट हमने पीछे भी बात किया है, मालाबार तट। तो जो यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर हिंदू प्रजा थी, यहाँ पर हिंदू प्रजा थी। तो टीपू सुल्तान ने कुछ यहाँ पर कुर्ग के इलाके पर, जो केरल का मालाबार तट था, वहां पर हिंदुओं के साथ मतलब कि काफी अत्याचार किया था। इस बात के प्रमाण मिलते हैं हमें। तो इसीलिए भी टीपू सुल्तान की आलोचना की जाती है कि भैया तुमने हिंदुओं के साथ जो है अत्याचार किया था। वो क्यों किया था उसमें बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। अत्याचार किया था कुछ मतलब कि जैसे कुछ लोगों को धर्मांतरण जबरदस्ती जो है इस्लामिक धर्म अपनाने के लिए उसने ऐसा मजबूर किया था कुछ लोगों को, और मार काट ऐसा हत्याकांड भी कुछ किया था टीपू सुल्तान ने। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है इस इलाके में। तो अब वो राजा और प्रजा के बीच जो झगड़ा होता है, राजा और प्रजा के बीच विरोध, या फिर आप हिंदू मुस्लिम धर्म के दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, लेकिन अगर धर्म को लेकर भेदभाव हो रहा है तो आपको वहां से आलोचना करने के लिए आलोचना करने से बचना नहीं है। कभी भी राइटिंग करते टाइम अगर आप जो है राइटिंग कर रहे हैं और धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो कोई भी शासक हो, टीपू हो, औरंगजेब हो, या फिर कोई भी शासक हो, अकबर हो, तो आपको आलोचना करने से बचाव नहीं करना है। आपको अगर धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है तो आप आलोचना कर सकते हैं, और आलोचना करना भी चाहिए इस हिसाब से। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है टीपू सुल्तान ने जो है कुछ
हिंदुओं पर अत्याचार भी किया था, धर्मांतरण नीति अपनाई थी। तो इस तरीके से टीपू सुल्तान की आलोचना की जाती है। इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे एक बार, लिखेंगे धार्मिक नीतियों के कारण भी धार्मिक नीतियों के कारण भी टीपू की आलोचना की जाती है, विशेषकर विशेषकर हिंदुओं के प्रति अत्याचार को लेकर, अत्याचार को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान का जहाँ महल था, मान लो ये टीपू सुल्तान का महल हो गया, तो इसके महल से लगभग 100 मीटर की कुछ दूरी पर एक हिंदू मंदिर भी था, जहाँ मतलब कि पूजा पाठ लगातार होते रहते थे। तो वो टीपू सुल्तान मतलब कि उनको दान वगैरह भी देते रहता था। और जब मराठों ने हमला किया था मैसूर पर, उन्होंने हिंदू मंदिरों को लूटा था, तोड़फोड़ किया था, तो उस टाइम पे भी टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को दान दिया था, कुछ पैसे दान भी दिए थे। और हर जगह जैसे हमने मैप में देखा कि यहाँ पर मैसूर हो गया, यहाँ पर केरल के मालाबार तट में मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, यहाँ पर अत्याचार किया। लेकिन और भी तो शासक थे हिंदू, और भी जगह हमें जो है प्रमाण नहीं मिलते हैं अत्याचार के। और हिंदू मंदिरों को ये भी दान भी देता था। हालांकि वो दौर ही ऐसा था मध्यकाल में हिंदू मंदिरों को दान में देने का। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, कॉमन सी बात है, कभी मतलब कि कुछ शासक दान देते थे मध्यकाल में, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो हर जगह और भी हिंदू थे, और भी पूरा मैसूर इतना बड़ा था, तो और भी तो हिंदू प्रजा थी, और भी जगह हिंदू प्रजा थी, तो और भी जगह हमें अत्याचार के प्रमाण नहीं मिलते हैं, कुछ क्षेत्रों से ही मिलते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है डिबेट में नहीं जाना है, अब रिसर्च करने नहीं बैठ जाना है। बस हमें अगर धर्म के आधार पर भेदभाव करने को मिला है तो हम आलोचना कर सकते हैं, और आलोचना करना चाहिए, इससे बचाव नहीं करना है आपको। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने टीपू सुल्तान के कार्यों को देख लिया। हम लोगों ने जो है दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, उसके घटनाक्रम क्या परिणाम हुआ उसको हम लोगों ने देखा, विस्तार से चर्चा कर लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान के कार्य, टीपू सुल्तान ने क्या क्या कार्य किए थे आर्थिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में और अन्य करके हम लोगों ने देख लिया। और उसकी आलोचना क्यों की जाती है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार तो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था ऑप्शनल में ही कि अंग्रेज टीपू सुल्तान को अपने सबसे खतरनाक शत्रु के तौर पर क्यों देखते थे। तो ऐसे प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, तो आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा इन सब टॉपिक पर। तो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया, क्योंकि टीपू सुल्तान इस तरीके की नीतियाँ अपनाता था, इस तरीके से अपना कार्य कर रहा था। उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ थी, दूरदर्शी सोच वाला था, आर्थिक क्षेत्र में लगातार अपनी इनकम को बढ़ाया जा रहा था, हम लोगों ने देखा कृषि क्षेत्र में, और कंपनी बनाने पर विचार कर रहा था, और रॉकेट को लॉन्च कर दिया था उसने, युद्ध में रॉकेट का भी यूज़ किया था उसने। और मतलब कि अपने इस तरीके से वो विचार करता जा रहा था, सभी सभी मामलों में जो है सभी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत करता जा रहा था। तो इस तरीके का कोई भी शासक अंग्रेजों को आगे बढ़ने नहीं देगा। अंग्रेज इस बात को समझ गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हटाने के लिए प्राथमिकता दी। अंग्रेजों ने कहा पहले टीपू सुल्तान को हटाते हैं, मराठे कितने भी पावरफुल हो उनको हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको हटाना है रास्ते से। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।